हेलो बच्चों, कैरेविल की इस रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें पीवाईक्यू भी है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। ये वन शॉट सीरीज नहीं है, ये एक क्विक रिवीजन करने वाला सीरीज है। इसमें आप कम समय में अपने चैप्टर को थोरोली रिवाइज कर सकते हैं। तो चलो इसको देखो और अपने चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। लेट्स स्टार्ट। ये तो मैग्नेट है, तो अगर ये मैग्नेट है भाई तो ये चुप बैठेगा कि माहौल बना देगा। तो माहौल बना देगा। बाबू समझो इशारे, मंजिल पुकारे। यस, आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया जाएगा, आप फंसना मत। आप काम किसमें करना, केल्विन में। आप इन फॉर्मूला को याद करें। कौन सा फॉर्मूला, क्या सीखा आप लोगों ने? सत्य से नारायण की ओर। ध्यान रखना, सत्य देखो, नारायण देखो, कहाँ चले जाओ, सत्य से नारायण। इनके बारे में हम लोग कंपेरिजन करने जा रहे हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इनकी तुलना के बारे में जो भी सवाल होते हैं अपने एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। अभी रिसेंटली 2024 में भी एक पोलर मैचिंग क्वेश्चन था। सत्य भी देखना है, नारायण भी देखना है। तो बताइए क्या पोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, मैग्नेट को करने के लिए पोलरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नजर बना के रखें। D4 DJ, D4 डिसलाइक, D4 डाया, ये सारे टेम्परेचर किसमें है? केल्विन में। मैं 27 डिग्री सेल्सियस बोलता रहूंगा, तुम 300 केल्विन पे अड़े रहना। मैग्नेट को आर्क में माउंट के सवाल एग्जाम में ना बहुत करते हैं बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमें मेनली किसके बारे में पढ़ना है? बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट का मतलब क्या हो गया? नेचुरल मैग्नेट जो कि बार के फॉर्म में रहे। नेचुरल मैग्नेट जो कि बार के फॉर्म में रहे। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक का बार है, इस तरह कोई मैग्नेट अगर बार के शेप में रहे, रोड के शेप में रहे, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? उसको बोल दिया जाएगा बार मैग्नेट। क्या बोल देंगे उसको? बार मैग्नेट बोल देंगे। तो ये जरा देखिए, ये बार मैग्नेट हो गया। बार मैग्नेट में बताया गया है कि दोनों एंड्स पर एक एक मैग्नेटिक पोल होता है। एक तरफ रहेगा साउथ पोल, एक तरफ रहेगा नॉर्थ पोल। ध्यान दीजिए, दोनों मैग्नेटिक पोल को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन, इसका नाम होता है मैग्नेटिक एक्सिस। क्या नाम रहेगा बेटे इसका? मैग्नेटिक एक्सिस का नाम रहेगा। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लीजिए इसका, ताकि आप समझ पाएंगे हम जब भी सवाल करेंगे तो क्या क्या करना है। कि जो बार मैग्नेट होता है उसमें क्या होता है बेटे? दो एंड पर दो मैग्नेटिक पोल रहेंगे। एक तरफ रहेगा साउथ पोल, एक तरफ रहेगा नॉर्थ पोल। दोनों मैग्नेटिक पोल को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। गौर करें, क्योंकि ये बार मैग्नेट तो ऑब्वियसली क्या करेगा? चुप बैठेगा कि माहौल बनाएगा? माहौल बनाएगा। जिस तरह चार्ज के आसपास उसका असर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, उस तरह मैग्नेट के आसपास उसका असर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो आसपास क्या बनने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। और जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, उस तरह मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए क्या रहेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी। तो ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आइडिया आपको होना चाहिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई सवालों में इसकी हेल्प ली जाएगी। तो आप समझिए, यस, बाहर बार क्या पैटर्न चलता है? ये देखिए, बाहर बार नॉर्थ पोल से साउथ पोल। जी हाँ, बाहर बार नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये लाइनों का पैटर्न है। और अंदर अंदर, जी हाँ, अंदर चलेगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। यस, किसी भी मैग्नेटिक सिस्टम के बाहर, किसी भी मैग्नेटिक सिस्टम के बाहर फील्ड लाइन या फील्ड कैसा होता है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल होता है। और किसी भी मैग्नेटिक सिस्टम के अंदर, जी हाँ, मैग्नेटिक सिस्टम के अंदर कैसा रहेगा? साउथ पोल से नॉर्थ पोल। अरे ये क्या हो गया? रोड के बाहर था नॉर्थ पोल से साउथ पोल, अंदर था साउथ पोल से नॉर्थ पोल। इसका मतलब क्या हो गया? तो क्लोज लूप हो गया। जी हाँ, ये क्लोज लूप हो गया। आपको पढ़ाया गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर क्लोज लूप। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्लोज लूप। और ऑलवेज क्लोज लूप होगा, इसका मतलब क्या हो गया? जो डायरेक्शन सिस्टम के बाहर रहेगी उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन सिस्टम के अंदर रहेगा। आप देखिए, सिस्टम के बाहर क्या चल रहा है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल। और सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल। क्या तभी तो क्लोज लूप बन पाएगा? यस। तो मुझे आपको सिखा देना चाहिए, मुझे आपसे कहना चाहिए, क्या मुझे आपको बताना पड़ेगा कि डेफिनेटली, ये देखिए, मुझे आपसे कहना चाहिए, यस, क्या? बी आउटसाइड, बी आउटसाइड। जी हाँ, आउटसाइड कैसा रहेगा बेटा जी? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। बी इनसाइड, सिस्टम के अंदर कैसा रहेगा भाई साहब? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और सिस्टम के बाहर नॉर्थ से साउथ है, सिस्टम के अंदर साउथ से नॉर्थ है। बोलिए, क्या मैं कह दूं? क्या मैं कह दूं ये क्लोज लूप रहेगा? यस, मुझे हमेशा बोलना है, दिस ऑलवेज क्लोज लूप, ऑलवेज क्लोज लूप। तो आज नियम बन गया है, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है हमेशा कैसी होती है? हमेशा क्लोज लूप के फॉर्म में रहेंगी। हमेशा क्लोज लूप बनना तय है। चाहे कोई भी सिस्टम हो, मैग्नेटिक फील्ड कोई भी बनाए, हमेशा कैसा बनेगा? ऑलवेज क्लोज लूप रहेगा। ठीक है, कंफर्टेबल है आप लोग? ये था बच्चों बार मैग्नेट के बारे में, नथिंग स्पेशल। अगर मुझे कभी कहा जाए, अगर सवाल पूछा जाए एआर वगैरह के अंदर, हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट के दोनों एंड पर, बार मैग्नेट के दोनों एंड पे क्या होता है? हम बोलते हैं कि साउथ पोल नॉर्थ पोल होते हैं। नहीं, अगर बोला जाए प्रिसाइजली कि वो पोल जो है वो एग्जैक्टली एंड पे होते हैं, थोड़ा भीतर होते हैं। ध्यान दीजिए, पोल एग्जैक्टली एंड पे नहीं है, बल्कि थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं। एग्जैक्ट एंड पे नहीं, बल्कि थोड़ा सा भीतर की तरफ है। तो रफली ये बोलना ठीक है कि मैग्नेट के एंड पर मैग्नेटिक पोल होते हैं। ये रफ स्टेटमेंट है। प्रिसाइजली पूछा है तो ध्यान रखना, एग्जैक्ट एंड पे ना हो के थोड़ा सा अंदर रहेंगे। और फील्ड लाइंस का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, क्लोज लूप रहेगा। बाहर बार नॉर्थ पोल से साउथ पोल, अंदर अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। नमस्ते नमस्ते, शाबाश, आ जाइए, पढ़ने के मूड में आइए फटाफट। यस, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मेरी मैग्नेट के अंदर दो मैग्नेटिक पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है, इनके नाम साउथ पोल नॉर्थ पोल रख दिए गए हैं, मगर यार हमें न्यूमेरिकल करने हैं, हमें हिसाब किताब करना है। हिसाब किताब नाम में नहीं होगा बॉस, हिसाब किताब के लिए क्या चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो नोटिस करें, वेरी गुड वेरी गुड, नोटिस करें,
नोटिस करें कि जो बार मैग्नेट है उसके जो मैग्नेटिक पोल है, मैग्नेटिक पोल का न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं पोल स्ट्रेंथ से। किससे करते हैं? पोल स्ट्रेंथ। जी हाँ, शब्दों पे ध्यान दीजिए। मैग्नेटिक पोल को न्यूमेरिकली दिखाने वाला फिगर कौन है? पोल स्ट्रेंथ। और इसको हम स्मॉल एम से दिखा रहे हैं। कैपिटल एम अलग चीज आने वाला है, ये स्मॉल एम ही है, ध्यान दीजिए। साउथ पोल नॉर्थ पोल को न्यूमेरिकली किससे दिखाते हैं? पोल स्ट्रेंथ यानी कि स्मॉल एम से। आइए स्मॉल एम के बारे में सीखिए। पहली बात, ये स्केलर है, ओबियसली इसमें काहे की डायरेक्शन। दूसरी बात, इसकी यूनिट रहेगी बच्चा एम्पेयर इंटू मीटर, याद कर लीजिए, इसकी यूनिट रहेगी एम्पेयर इंटू मीटर। नोटिस करें जो एम होता है वो भी दो प्रकार का होता है। यस, माइनस एम किसके लिए यूज होता है? साउथ पोल के लिए। प्लस एम किसके लिए यूज होता है? नॉर्थ पोल के लिए। स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। अगर मैंने बोला कि ये साउथ पोल है तो फिर मुझे कहना नहीं है कि प्लस एम है कि माइनस एम। अगर मैंने कह दिया साउथ पोल है तो ये माइनस एम ही है। अगर मैंने कहा कि ये नॉर्थ पोल है तो फिर कहना नहीं है अगर ये नॉर्थ पोल है तो प्लस एम ही है। मेक श्योर दो तरह के पोल हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। साउथ पोल के लिए हमेशा हमेशा माइनस एम ही यूज करते हैं, नॉर्थ पोल के लिए हमेशा हमेशा प्लस एम यूज करते हैं। तो अब तो मैं फोटो में दिखाऊंगा, ये रहा आपका फोटो। पहले नहीं लिखा था, मुझे समझाने के बाद लिखना था। आइए देखिए, ये देखिए साउथ पोल, ये क्या हो जाएगा? माइनस एम, और ये क्या हो जाएगा? प्लस एम। जी हाँ, अगर नाम बोलना है तो क्या बोल दीजिए? साउथ पोल नॉर्थ पोल। और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? माइनस एम एंड प्लस एम। पोल स्ट्रेंथ, नाम से पता लग रहा है रमित भाई, पोल स्ट्रेंथ, तेरा जो मैग्नेटिक पोल है वो कितना दमदार है, उसके अंदर कितनी ताकतवर है, तेरा पोल कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना दमदार है, उस बात को न्यूमेरिकली दिखाने वाले फिगर कौन है? पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम से शो कर रहे हैं। तो बताओ बच्चों, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम दो प्रकार का हो गया, माइनस एम और प्लस एम। जिस तरह चार्ज दो प्रकार का होता है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक पोल चार्ज दो प्रकार का होता है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। उस तरह से मैग्नेटिक पोल भी दो प्रकार का होता है, माइनस एम एंड प्लस एम। ये स्टैंडर्ड है। दिमाग में आता है कि बोले एम किस पर डिपेंड करेगा? एम केवल डिपेंड करेगा केवल और केवल क्रॉस सेक्शन पे। जी हाँ, एम को केवल किससे मतलब है? क्रॉस सेक्शन से मतलब है। जिस मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उसका पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जिस मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन कम होगा उसका पोल स्ट्रेंथ भी कम होगा। आप देखते ही आराम से डिसीजन कर सकते हैं किस मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसका पोल स्ट्रेंथ कम है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि दो मैग्नेट है, मेरे दो हाथों को मान लीजिए दो मैग्नेट है। आप देख रहे हैं इसका पोल स्ट्रेंथ, सॉरी इसका क्रॉस सेक्शन इतना सारा है और इसका क्रॉस सेक्शन इतना सा है। तो ऑब्वियसली जिसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा उसका पोल स्ट्रेंथ भी ज्यादा, और जिसका क्रॉस सेक्शन कम उसका पोल स्ट्रेंथ भी कम। सीधी सी बात है, जो हिसाब पोल स्ट्रेंथ का है वही हिसाब क्रॉस सेक्शन का। न्यू कहिए, पोल स्ट्रेंथ केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? केवल और केवल क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा। केवल किस पर डिपेंड करेगा? क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा। तो आइए, जैसे मैंने कहा कि इस मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ है मान लीजिए स्मॉल एम, अगर मैं इसके दो इक्वल पार्ट कर दूं इस तरह से तो क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ भी आधा हो जाएगा। मैं इसके दो इक्वल पार्ट कर दूं इस तरह से तो क्रॉस सेक्शन वही रहेगा, तो पोल स्ट्रेंथ भी वही रहेगा। तो ध्यान रखना, मैग्नेट की लंबाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, केवल किसमें इंटरेस्ट है? क्रॉस सेक्शन में। क्रॉस सेक्शन अभी पोल स्ट्रेंथ एम है, मैं इसके दो इक्वल भाग कर रहा हूं ऐसे, तो आई थिंक m/2 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नोटिस करिए, मैं भी आपसे कह रहा हूं कि मैं इसको यूं कट कर रहा हूं कि यूं कट कर रहा हूं, बोलने में ये अच्छा है लेकिन न्यूमेरिकल में कैसे आएगा? इस तरह कट करने को बोला जाएगा वी आर कटिंग मैग्नेट अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस। वी आर कटिंग मैग्नेट अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस। ये क्या होगा? वी आर कटिंग मैग्नेट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस। तो इस तरह की भाषा को आप पहचानना, अकॉर्डिंगली काम करना है। तो तय हो गया है, एम केवल किस पर डिपेंड करेगा? क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। गौर करें, मैग्नेटिज्म के अंदर सिंगल पोल नहीं होता है, मैग्नेटिज्म में सिंगल पोल होता ही नहीं है। आपको ध्यान होगा वहां पर आप पढ़ते थे क्यू, वहां पे क्या होता था? क्यू दो तरह का था, माइनस क्यू और प्लस क्यू। उसके करस्पॉन्डिंग है क्या? एम, ये भी दो तरह का है, माइनस एम और प्लस एम। और इजी और कंफर्टेबल हो जाइए, इलेक्ट्रिक पोल को दिखाने वाला क्यू दो प्रकार का, उसी प्रकार से मैग्नेटिक पोल को दिखाने वाला एम, ये भी दो प्रकार का रहेगा। क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में अकेला माइनस क्यू भी होता था और इलेक्ट्रोस्टैट में अकेला प्लस क्यू भी होता था? हाँ, वहां पर सिंगल पोल होता है मगर यहां पर सिंगल पोल नहीं होता है। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इस मैग्नेट के टुकड़े किए, उन्होंने सोचा दोनों पोल अलग कर लेते हैं। उन्होंने काफी कोशिश किया लेकिन हर टुकड़े के अंदर साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों मौजूद था। जी हाँ, कोशिश करने के बाद भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल को अलग करना संभव नहीं हुआ है। इसीलिए जितने भी छोटे छोटे एकदम चिन्ह चिन्ह टुकड़े कर लेंगे, चिन्ह चिन्ह एकदम चिन्ह चिन्ह टुकड़े कर लेंगे, एकदम इतने से टुकड़े कर लेंगे चिन्ह चिन्ह, तो भी क्या रहा? हर टुकड़े में साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों अवेलेबल होता है। इसीलिए मैग्नेटिज्म में फिलहाल यह है कि यहां पर सिंगल पोल नहीं होता है, मोनोपोल डस नॉट एग्जिस्ट। बात पक्की हो गई है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लियर है सबको? ये था किसके बारे में? पोल स्ट्रेंथ के बारे में। और मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये रहा तेरा बार मैग्नेट, या तो साउथ पोल नॉर्थ पोल बोल ले या फिर माइनस एम और प्लस एम बोल दे, इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। क्लियर है सब लोगों को? आइए, ये जो बार मैग्नेट आप पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि क्या हो गया, बेसिकली डाइपोल हो गया। डाइपोल क्यों बोला हमने, बताइए? इसके अंदर क्या है? एक पोल है कि दो पोल हैं? दो पोल हैं।
इस सिस्टम के अंदर दो मैग्नेटिक पोल हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल। क्या नाम रहेगा? मैग्नेटिक डाइपोल। और क्योंकि ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो मुझे इसके बारे में वो सारी बातें आपसे करनी चाहिए जो बातें मैंने आपसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में की थी इलेक्ट्रोस्टैट्स में। बोले कौन सी बातें? मैं याद दिलाता हूं कौन सी बातें। आपको ध्यान होगा कि हम वहां पर इस तरह से पढ़ते थे, इधर देखिए, आपको ध्यान होगा हम वहां इस तरह से पढ़ते थे कि वो था इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल। ये देखो वो था माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस एम प्लस एम। क्या तुम्हें याद है उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी होता था? इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। क्या तुम्हें याद है वो ई बनाया करता था, तो ये क्या बनाएगा? बी बनाएगा। क्या तुम्हें याद है मैं उसको दूसरों के ई में बिठा के, मैं उसको दूसरों के ई में बिठा के फोर्स और टॉर्क की बात करता था, तो मैं इसको दूसरों के, जी हाँ, इसको मैं दूसरों के बी में बिठा के, मैं इसको दूसरों के बी में बिठा के क्या स्टडी करूंगा? फोर्स और टॉर्क की स्टडी करूंगा। यूं समझो यार, जो चीजें आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल की थी वो सारी चीजें मिक्स करूंगा आज, मैग्नेटिक डाइपोल ही करूंगा। इस तरह से हम लोग क्रम में बात करने वाले हैं। और मैं फिर कहूंगा बार मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में सवाल आना बहुत 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 कॉमन है, तो हम सभी प्रोफाइल के सवाल करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बार मैग्नेट यानी कि क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। आइए बच्चे पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? मैग्नेटिक डाइपोल, यानी बार मैग्नेट का टेक्निकल नाम क्या हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल। जैसा कि अभी तय हुआ है, सबसे पहले किसकी बात करना चाहूंगा? मैग्नेटिक मोमेंट की बात करना चाहूंगा। मैग्नेटिक मोमेंट, गौर करें किसको बोला है मैंने डाइपोल, आखिर किसको मैंने डाइपोल का नाम दिया है? आप देखिए मैंने आखिर किसको डाइपोल का नाम दिया है। यस, ये रहा तेरा डाइपोल, ये रहा तेरा डाइपोल। ये हो गया माइनस एम, ये हो गया प्लस एम, इसको मैं डाइपोल बोल रहा हूं। गौर करें क्योंकि डाइपोल में सबसे पहले बात करना चाहूंगा किसी बारे में? मैग्नेटिक मोमेंट। बच्चे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम इंटू एल इफेक्टिव। यस, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ। तुम्हें याद है वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल। जाके देख लेना, चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल। तो यहां भी क्या हो रहा है? एम, एम यानी कि वही तुम्हारा पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल। हाँ, ये बात हो रहा है कि मैंने यहाँ पर लेंथ को लेंथ इफेक्टिव लिख दिया है। क्या लिख दिया बेटे? मैंने यहाँ पर लेंथ इफेक्टिव लिख दिया है। अब लेंथ इफेक्टिव का क्या मतलब हो जाएगा? लेंथ इफेक्टिव का क्या मतलब हो जाएगा? लेंथ इफेक्टिव, अभी आप देखेंगे मेरे कोई सवाल में मैग्नेट जो ना सीधा होने की बजाय टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा हुआ हो सकता है, तो इफेक्टिव लेंथ के नाम पे आप समझ ही गए होंगे क्या करने वाले हैं। दोनों के बीच का, दोनों सिरों के बीच का मिनिमम लेंथ को हम यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम यूज करेंगे, वो क्या हो जाएगा? तेरा एल इफेक्टिव हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात नोटिस कर, मैंने एल इफेक्टिव को यहाँ पर वेक्टर बोला हुआ है। वेक्टर, अरे ये तो वेक्टर है, तो वेक्टर तो इसका कोई डायरेक्शन होना पड़ेगा। क्या आपको ध्यान है इलेक्ट्रोस्टैट्स में डाइपोल का डायरेक्शन क्या था? यस, वहां लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन क्या था? माइनस क्यू से प्लस क्यू। क्या था? माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो उसके पैरेलल क्या हो जाएगा? माइनस एम से प्लस एम। ध्यान रखें यहां पर मैग्नेट का जो डायरेक्शन है, मैग्नेट का जो लेंथ वेक्टर है वो क्या होगा? माइनस एम से प्लस एम। क्या बोल दूं? साउथ पोल से नॉर्थ पोल। क्या बोल दूं? साउथ पोल से नॉर्थ पोल। क्या बोल दूं? सत्य से नारायण की ओर। यस, तो देसी में याद कर लीजिए, देसी में याद कर लीजिए। आज हम किसकी कहानी पढ़ रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? बार मैग्नेट यानी कि साउथ पोल नॉर्थ पोल। क्या मैं बोल दूं? सत्यनारायण के बारे में बात कर रहे हैं। यस, कौन है बार मैग्नेट? सत्यनारायण। बार मैग्नेट का देसी नाम क्या हो जाएगा? सत्यनारायण। उस सत्यनारायण की डायरेक्शन क्या होगी बच्चे? सत्य से नारायण। याद करना बड़ा आसान है। बार मिनट यानी क्या हो गया? सत्यनारायण। और सत्यनारायण की डायरेक्शन क्या होगी? सत्य से नारायण की तरफ जाना है। सत्य से नारायण की तरफ जाना है यानी कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाना है, यानी कि माइनस एम से प्लस एम। याद करना आसान हो जाएगा। बार मिनट बोले तो सत्यनारायण, डायरेक्शन विल बी सत्य से नारायण की ओर। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, शाबाश। ये हो जाएगा यूनिट। आप देखिए इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? ये था एम्पेयर इंटू मीटर, ये हो जाएगा एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। ओबियसली आप देख रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट तो वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन कौन तय करेगा? एल इफेक्टिव वेक्टर। और एल इफेक्टिव कहाँ है? सत्य से नारायण। तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी? सत्य से नारायण। तो आज के बाद देसी में याद कर लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऋतिक, देसी में याद कर लीजिए। सत्यनारायण की डायरेक्शन क्या होगी? सत्य से नारायण। सत्यनारायण के मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी? सत्य से नारायण। मस्त रहिए। सत्य देखिए, नारायण देखिए, और कहां जाना है? सत्य से नारायण की ओर। कहां जाना है? सत्य से नारायण की ओर जाना है। क्लियर? चलिए, ये था बार मिनट के डाइपोल मोमेंट के बारे में, मैग्नेटिक मोमेंट की जानकारी के बारे में। बच्चों जानकारी इतनी है, अब इस जानकारी के मैं सवाल करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा अपने एग्जाम में मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बहुत बहुत सवाल आते हैं, और जनरली 3 अलग अलग प्रोफाइल के सवाल होते हैं बच्चों। 3 प्रोफाइल कौन कौन से? कभी मैग्नेट को तोड़ने की बात करेगा, मैग्नेट के टुकड़े करने की बात करेगा। दूसरा प्रोफाइल मैग्नेट को मोड़ने की यानी कि बेंड करने की बात करेगा। और तीसरा प्रोफाइल मैग्नेट को जोड़ने की यानी मैग्नेट की ग्रुपिंग करने की बात करेगा। फिर सुन लीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट को लेके 3 अलग अलग प्रोफाइल के सवाल हो सकते हैं। कौन कौन सा? पहला प्रोफाइल मैग्नेट को मोड़ने की बात करेगा, दूसरा मैग्नेट को तोड़ने की बात करेगा, तीसरा मैग्नेट को जोड़ने की बात करेगा। यस,
तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना, 3 प्रोफाइल के सवाल होते हैं। तो मैं आपको बारी बारी से तीनों प्रोफाइल से इंट्रोड्यूस कराऊंगा और तीनों प्रोफाइल के बारे में हम खूब सारे सवाल करने वाले हैं, क्योंकि अपने एग्जाम में बार मैग्नेट को लेकर के जो अक्सर सवाल आते हैं वो इसी तोड़फोड़ के बारे में आते हैं। कभी मैग्नेट के टुकड़े करने की बात करेगा, कभी मैग्नेट को बेंड करने की बात करेगा, कभी मैग्नेट की ग्रुपिंग की बात करेगा। तो इसी प्रोफाइल के सवाल अपने एग्जाम में आते हैं, इसीलिए बच्चों मैं पूरी तोड़फोड़ आपको सिखाने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं सवालों के बारे में। आइए पहला सवाल ले रहे हैं। क्या हो गया? मुझे कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट इज एम। जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेट है, मैग्नेट के दोनों तरफ क्या हो गया? माइनस एम और ये प्लस एम, और मान लीजिए इसकी लेंथ एल है। तो अगर ये कह रहा है इसका मोमेंट एम है, तो एम बराबर क्या हो रहा होगा? एम बराबर एम एल। इस तरह का एक इंप्रेशन हमारे दिमाग में आना चाहिए। आज के बाद मैंने कभी कहा एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम है, तो तुरंत सुनते दिमाग में एक इंप्रेशन कि हाँ मैग्नेट माइनस एम प्लस एम एल। ऑब्वियसली कैपिटल एम क्या हो रहा होगा? एम इंटू एल हो रहा होगा। ये हमें दिया गया है, यानी एग्जामिनर बोल रहा है कि इस ओरिजिनल मैग्नेट का मोमेंट कितना है? कैपिटल एम है। अब वो इसके टुकड़े करने की बात करेगा। बच्चों इस मैग्नेट के टुकड़े दो तरह से कर सकते हैं, या तो अलोंग द एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू एक्सिस। सवाल में मेंशन किया जाएगा कि टुकड़े कैसे किए जा रहे हैं, हमें भी अकॉर्डिंगली प्रोसेस करना है। आइए काम शुरू करते हैं। यस, ये देखिए अपना पहला सवाल। इफ कट अलोंग मैग्नेटिक एक्सिस इनटू n इक्वल पार्ट्स। ये जो तेरी मैग्नेट है, मैं इसको n बराबर टुकड़ों में तोड़ने की बात कर रहा हूं। कैसे कट कर रहा हूं? अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस। तो बोलिए क्या हम ऐसे कट करें कि ऐसे कर रहे हैं? हम लोग ऐसे ऐसे कट करेंगे। अगर हम ऐसे ऐसे कट करेंगे तो जरा सोचिए, मैंने इसके n टुकड़े कर दिए इस तरह काट के बराबर टुकड़े, तो आई थिंक मेरे पास बहुत सारे पतले पतले मैग्नेट आ जाएंगे। ये देखिए, एक मैग्नेट, दो मैग्नेट, क्या इस तरह से मेरे पास n पार्ट्स हो जाएंगे? बिल्कुल सही बात है, मेरे पास n पार्ट्स हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, मेरे पास इस तरह से पतले पतले n पार्ट्स हो जाएंगे। जैसा कि आपने कहा वी आर कटिंग पर अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस, तो इस तरह से काट दिया, ये पार्ट्स हो जाएंगे और ये पार्ट्स हो जाएंगे। तो आ जाइए, मुझे हर पार्ट के बारे में, यस मुझे हर पार्ट के बारे में, मुझे हर पार्ट के फॉर ईच स्मॉल मैग्नेट, फॉर ईच स्मॉल मैग्नेट। आ जाओ, स्मॉल मैग्नेट बोलो बच्चा, एम डैश वही रहेगा या एम बाय एन हो जाएगा? एम बाय एन हो जाएगा। बताइए, आपने यूं काटा है ना बॉस, यूं काटा है, तो बोलिए क्रॉस सेक्शन क्या 1 बाय एन हो जाएगा? हर टुकड़े का क्रॉस सेक्शन ओरिजिनल मैग्नेट से 1 बाय एन हो जाएगा, और जो क्रॉस सेक्शन में होगा वो पोल स्ट्रेंथ में होगा। तो आपको याद है, मेरी आदत है मैं नई वैल्यू को डैश लगा के लिखता हूं, तो नया पोल स्ट्रेंथ क्या होगा? एम बाय एन होगा। और हाँ, नया लेंथ तो आई थिंक उतना ही रहने वाला है। बोलो लेंथ पे असर की बेअसर? बेअसर, लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ा। तो बस इन बातों को अगर हम क्लब कर दें तो जरा खुद देखिए, एम डैश बराबर क्या होगा? एम डैश एल डैश होता है ना, ये क्या हो गया? एम बाय एन, और एल डैश तो एल ही रहा, तो बोल एम डैश बराबर क्या हो गया? एम बाय एन। क्या तेरा आंसर तैयार है? यस जी हाँ। अगर ओरिजिनल मैग्नेट का मोमेंट कैपिटल एम था, अगर ओरिजिनल मैग्नेट का मोमेंट कैपिटल एम था, तो ऑब्वियसली हर टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? एम बाय एन हो जाएगा। ये आंसर निकल के आया है। आइए दूसरा सवाल करते हैं। इफ कट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस, वापस से एन टुकड़े ही करने की बात हुई, लेकिन इस बार ऐसे नहीं काट रहे, बल्कि इस बार ऐसे ऐसे काट रहे हैं। अगर इस तरह से एन टुकड़े करेंगे तो आप देखिए क्या होने वाला है। इस तरह से टुकड़े करेगा भाई तू, तो आई थिंक एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, और क्या इस तरह से एन पार्ट्स हो जाएंगे? बिल्कुल सही बात है, इस तरह से एन पार्ट्स हो जाएंगे। फिर हमें हर पार्ट के बारे में बात करनी है। व्हाट वी आर टॉकिंग? फॉर ईच स्मॉल मैग्नेट। जी हाँ, फॉर ईच स्मॉल मैग्नेट। बताइए इस बार एम डैश चेंज होगा कि सेम रहेगा? एम डैश तो सेम रहेगा, एम डैश तो सेम रहेगा, और हाँ एल डैश शायद एल बाय एन हो जाएगा। फील करें आराम से। पोल स्ट्रेंथ, भाई साहब पोल स्ट्रेंथ यूं काटा है, यूं काटा है, तो तुम्हारे टुकड़ों के क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो एम डैश तो वही रहेगा। आई थिंक इफेक्टिव लेंथ, हर टुकड़े की लंबाई ओरिजिनल की 1 बाय एन हो जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब अब तो हम काम कर सकते हैं। आओ, कैपिटल एम डैश, एम डैश एल डैश, एम डैश तो एम रहा, ये रहा एल बाय एन। आज के बाद आंसर है एम डैश बराबर एम बाय एन। ये तेरा आंसर है। तो बच्चों यानी, अरे क्या हो गया भाई, कुछ विशेष देखा क्या आपने? अरे दोनों केस में आंसर सेम आ गया यार। यस, दोनों केस में आंसर सेम आ गया। जी हाँ, आपने इस तरह से एन टुकड़े किए तो भी हर टुकड़े का एम बाय एन, और आपने इस तरह से एन टुकड़े किए तो भी हर टुकड़े का एम बाय एन। इसका मतलब आज के बाद इस नियम को हमें डायरेक्ट याद करना चाहिए। आज के बाद आपको ना तो पूछना है ना मैंने बताना है। आज के बाद मैंने कहा कैपिटल एम वाला एक मैग्नेट है, उसके 2 बराबर टुकड़े कर दिए, हर टुकड़े का मोमेंट एम बाई 2। उसके 3 बराबर टुकड़े कर दिए तो हर टुकड़े का एम बाई 3। 10 बराबर टुकड़े किए तो एम बाई 10। एन बराबर टुकड़े किए तो एम बाय एन हो जाएगा। और मैं नहीं बताऊंगा कि टुकड़े यूं किए थे कि यूं किए थे। आई थिंक आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। यस, मुझे बताइए, मैग्नेटिक मोमेंट एम है, 10 बराबर टुकड़े किए हर टुकड़े का एम बाई 10, 4 बराबर टुकड़े किए हर टुकड़े का एम बाई 4,
n बराबर टुकड़े की हर टुकड़े का m/n, ये हो जाएगा। शायद रीजन अलग अलग है। पहले केस में रीजन क्या रहा? पहले केस में रीजन रहा पोल स्ट्रेंथ, और दूसरे केस में रीजन रहा लेंथ। रीजन अलग अलग है लेकिन परिणाम सेम है, रिजल्ट सेम है। हर बार m/n आंसर आ रहा है। कर सकते हैं याद। आने वाले बड़े सवालों में ये आपको बहुत हेल्पिंग की तरह काम करेंगे। वेरी गुड राकेश, बिल्कुल सही बात है। ये था बच्चों किसके बारे में? मैग्नेट के टुकड़े करने के बारे में। आई थिंक मैग्नेट को तोड़ना आ गया। अब मैं बात करूंगा मैग्नेट को मोड़ना के बारे में। जी हाँ, मैग्नेट को मोड़ना। मुझे कह रहे हैं थिन मैग्नेट है, थिन मैग्नेट है, तो ये सुनते ही दिमाग में क्या इंप्रेशन आना चाहिए? हाँ, कोई इस तरह का थिन मैग्नेट होगा। इस तरह कोई थिन मैग्नेट है जिसका है -m और m, जिसका लेंथ l वगैरह है। मुझे कह रहे हैं इसका मोमेंट कैपिटल M है, तो कैपिटल M बराबर क्या हो रहा होगा? m × l। ये तो मुझे दिया हुआ है। ये तो मुझे दिया हुआ है कि एक पतला सा मैग्नेट है, एक मैग्नेट पतले से तार के फॉर्म में एक पतला सा मैग्नेट है और उसका मोमेंट कैपिटल M है। ये सुनते ही दिमाग में इस तरह का इंप्रेशन आना चाहिए, -m + m, m बराबर ये हो रहा होगा। ये तो हमें दिया हुआ है। अब आते हैं मेन बात सवालों पे। बोले सवाल कैसे होंगे? सवाल होंगे इसको मोड़ने के बारे में। ये देखिए मैंने पहला सवाल लिया, इफ बेंट। जी हाँ, अगर मैं इसको मोड़ूंगा तो क्या होगा? जरा सोचिए, पेन है बच्चों, अगर मैं इस पेन को थोड़ा सा यूं मोड़ दूंगा तो मोड़ने से इसके क्रॉस सेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पेन को थोड़ा मोड़ेंगे तो क्रॉस सेक्शन पे असर की बेअसर? बेअसर। और क्रॉस सेक्शन अनचेंज रहेगा तो बोलिए पोल स्ट्रेंथ भी अनचेंज रहेगा। पोल स्ट्रेंथ चेंज होगा कि वही रहेगा? वही रहेगा। मगर आपने इसको मोड़ दिया है तो दोनों सिरों के बीच की इफेक्टिव लेंथ क्या कम हो जाएगी? यस, इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी। तो गौर करें, अगर आपने इसको बेंड किया है तो देखो m डैश तो वही रहेगा, क्योंकि स्मॉल m किस पर डिपेंड करता था? क्रॉस सेक्शन पे। क्रॉस सेक्शन तो अनचेंज रहा है। क्रॉस सेक्शन अनचेंज है तो बोलिए स्मॉल m कैसा रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन इफेक्टिव लेंथ पहले से कम हो जाएगी, क्योंकि आपका मैग्नेट पहले सीधा था, आपने उसको मोड़ दिया। तो आप उसको कैसे भी शेप में मोड़ दीजिए, उसके दोनों सिरों के बीच की लेंथ कम ही होने वाली है, तो गारंटी l डैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इस चक्कर में बोलिए क्या कैपिटल M कम हो जाएगा? बिल्कुल, कैपिटल M कम हो जाएगा। तो स्टेटमेंट दिया जा सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया राकेश। स्टेटमेंट बोल सकता हूं, बोलिए एक मैग्नेट को मोड़ने पर उसका पोल स्ट्रेंथ कम हो जाता है। गलत, गलत। एक मैग्नेट को मोड़ने पर उसका मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाता है, यह सही है। एक मैग्नेट को मोड़ने पर उसका पोल स्ट्रेंथ अनचेंज रहता है, लेकिन उसका मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाता है। ये जानकारी निकल के आई है, तो ये बात तय हो गई है। जब भी आप किसी मैग्नेट को मोड़ेंगे तो गारंटी है उसका मैग्नेटिक मोमेंट कम ही होना है। कम हो के वो कितना होगा वो डिपेंड करेगा, लेकिन गारंटी है m कम ही होना है। तो इस बात को आप वेरियस सवालों में क्रॉस चेक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बात तय हो गई है। बोलिए मैग्नेट को मोड़ने पर उसका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कम हो सकता है कि होगा? कम हो सकता है कि होगा? होगा कि होकर ही रहेगा? होकर ही रहेगा। गारंटी है मैग्नेटिक मोमेंट कम होकर ही रहेगा। बच्चों आप कह रहे थे कि मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा, ठीक है, अच्छी बात है, कम होगा, लेकिन हमें एग्जाम में तरह तरह की शेप बना बना के दे देता है एग्जामिनर कि ऐसे मोड़ दिया वैसे मोड़ दिया। अब बताइए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? तो मैं इसके लिए आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, आइए समझिए। ये देखिए 2 नंबर। मान लीजिए मुझे कभी कहा जा रहा है कि मैग्नेट को मैंने ऐसा मोड़ दिया। ये देखिए मैग्नेट को मैंने ऐसे मोड़ दिया। कैसे मोड़ दिया? ऐसे। कैसे मोड़ा? ये यस, ये एंगल है मान लीजिए थीटा, और ये डिस्टेंस है मान लीजिए l/2, और ये भी डिस्टेंस है कितनी? l/2। जी हाँ, यूं कह रहा है मैग्नेट को मैंने ऐसा मोड़ दिया। अगर इसने मैग्नेट को ऐसा मोड़ा है तो आप चाहें तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद कर सकते हैं। इस केस में नेट फॉर्मूला हो जाएगा m sin θ/2। जी हाँ, इस केस का फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं m sin θ/2। और इस तरह के सवाल हमारे एग्जाम में काफी आए हुए हैं। मैं उदाहरण दिखाता हूं आप लोगों को। आइए फर्स्ट ये देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने मैग्नेट को ऐसा मोड़ दिया 60 डिग्री, l/2 और l/2, तो आप चाहें तो सीधा फॉर्मूला से इस्तेमाल कर लीजिए। क्या हो जाएगा? डाल दो इसके अंदर 60, 60 डालोगे 30। बोलो क्या आंसर? m डैश बराबर क्या m/2? आंसर m डैश बराबर m/2 हो जाएगा। यस, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, नीट का 2023 का सवाल है ये। 2023 का सवाल है। बोलो किया जा सकता है? नीट का 2023 का सवाल है। बताओ, एक लाइन में आंसर आ रहा है। यहाँ 60 डालोगे, sin 30, sin 30 कितना होता है? हाफ। खट से आंसर हो जाएगा कितना? m/2। और देखिए, और देखिए, ये देखिए l/2, l/2, और ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा एंगल कितना हो रहा है? 90। चलो चले जाओ उसके ऊपर, फॉर्मूला के ऊपर। बोलो m डैश कितना आ जाएगा? 90, 45। बोलो बाबू, आंसर कितना हो जाएगा? m/√2। क्या आंसर लाया जा सकता है? यस, आंसर लाया जा सकता है। बिल्कुल इस तरह से काम करेंगे। वेरी गुड। तो ध्यान दीजिए, इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसको एज अ फॉर्मूला याद किया जा सकता है। फॉर्मूला को याद करिए। क्या फॉर्मूला हो गया? जब भी आप l/2 में थीटा एंगल बनाते हुए मोड़ेंगे तो आपका फॉर्मूला हो गया m sin θ/2। थीटा वहां डाल दो, खटाखट आपका आंसर आ जाएगा। और 2023 का सवाल ये रहा, कर लेंगे। कभी कभी वो मैग्नेट को ऐसे नहीं बल्कि ऐसे मोड़ेगा। बोले कैसे? ये देखिए तीसरा,
तीसरा ले रहा हूं मैं, तीसरा। हो सकता है मैग्नेट को ऐसे मोड़े, वो कैसे, आर्क के फॉर्म में मोड़ देगा। वो आर्क जो कि सेंटर पे कितना एंगल मारता है, थीटा एंगल, कितना एंगल मारता है, थीटा। सेंटर पे थीटा एंगल मारते हुए आर्क के फॉर्म में मोड़ देगा। यस, ठीक है। हमसे कह रहा है कि बताइए कि अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा। आपने अपने मैग्नेट को क्या कर दिया है, आर के फॉर्म में मोड़ दिया है, और आप कह रहे हैं कि बताइए मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा। अगर मैं मैथमेटिकल डेरिवेशन करता हूं तो मुझे मिलता है एम डैश बराबर एम साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा बाई टू। इसको एज अ फॉर्मूला याद कर सकते हैं। इस तरह के सवाल काफी एग्जाम में आए हुए हैं। जी हाँ, मैग्नेट को आर्क में मोड़ने के सवाल एग्जाम में आना बहुत 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 कॉमन टेंडेंसी। तो आओ शुरू करते हैं। यस, आप लोगों को कहीं ना कहीं एग्जाम में मैथ्स में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस कम होती है। तो मेरी सलाह है, जब भी आप मैग्नेट को इस तरह आर्क में मोड़ेंगे, आर्क में मोड़ा है तो ऑब्वियसली वो आर्क क्या करेगा, सेंटर पे कोई ना कोई एंगल सबटेंड करेगा। दैट एंगल इज थीटा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एम साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा बाई टू। और ध्यान दीजिए, पिछले फॉर्मूला में सिर्फ क्या था, एम साइन थीटा बाई टू, और इसमें क्या हो गया, नीचे थीटा बाई टू का डिवाइड भी हो रहा है। आराम से देख लो, पिछला फॉर्मूला एम साइन थीटा बाई टू, जब एल बाई टू में बांटोगे तब आंसर है एम साइन थीटा बाई टू। और अगर आप आर्क में मोड़ दिया तो क्या फॉर्मूला रहेगा, एम साइन थीटा बाई टू तो है ही, उसमें नीचे क्या करना है, थीटा बाई टू का डिवाइड करना है। ठीक है, और थीटा ओब्वियसली किसमें होना चाहिए, रेडियन में। अब इसको यूज कैसे करेंगे जरा उस पर आते हैं। ये देखिए, फर्स्ट तरह तरह के सवाल कर लेते हैं इसके बारे में। आइए, पहला सवाल, आओ बच्चा, पहला सवाल। पहला सवाल ये देखिए, आपने अपने मैग्नेट को क्या कर दिया, हाफ सर्कल में मोड़ दिया। अगर हाफ सर्कल में मोड़ दिया तो थीटा कितना हो जाएगा, ओब्वियसली थीटा कितना हो जाएगा, पाई। थीटा कितना हो जाएगा, पाई। चलो रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, एम डैश एम साइन पाई बाई टू, और नीचे क्या आ जाएगा बॉस, पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू कितना होता है, वन। साइन पाई बाई टू वन, तो तेरा आंसर कितना हो गया भाई, टू एम अपॉन पाई। क्या तेरा आंसर हो गया, देखो तुरंत आंसर आ गया, बिना कोई कष्ट किए तुरंत आंसर आ गया। तो फॉर्मूला याद करने में कोई बुराई नहीं है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सवाल नीट में 2 बार आ चुका है। ये सवाल नीट में 1 बार नहीं 2 बार आ चुका है। मैग्नेट को सेमी सर्कल में मोड़ दिया, ये सवाल नीट में 2 बार आ चुका है। आपका आंसर है 2m अपॉन पाई। और हाँ, क्या जो आंसर आया है 2m अपॉन पाई, क्या हम उनसे सेटिस्फाइड हैं, बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। जरा देखना, 2m अपॉन पाई की वैल्यू क्या m से तो कम होगी ना, क्या m से कम होगी, और m से कम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए पता है ना आप लोगों को। यस, अभी आपने पढ़ा था मैग्नेट को मोड़ने पर आंसर m से कम आएगा, आंसर m से कम आएगा। क्या ये आंसर वाकई में m से कम है, यस। m क्या आगे लिखा है, 2/पाई, वो ऑब्वियसली m से कम है। अगर अभी आंसर m से बड़ा आ जाता तो मैं समझ जाता मेरे से कोई ना कोई गलती हो गई है, लेकिन मैंने कंफर्म कर लिया मेरा आंसर m से कम आ रहा है, तो डेफिनेटली मेरा आंसर सही है। ठीक है, ये हो जाएगा बेटे, ये सवाल है। और देखिए, अपने एग्जाम में आया हुआ और सवाल देखिए। यस, ये 2022 का सवाल देखिए, नीट में आया हुआ 2022 का सवाल। क्या कह रहा है, मैग्नेट को आर्क में मोड़ दिया, वो आर्क जो कि सेंटर पे 60 डिग्री एंगल मार रहा है। कितना मारा है बेटे, 60 डिग्री। ये अपने एग्जाम में आया हुआ सवाल है। 60 डिग्री इसमें मोड़ दिया, चलो करते हैं। 60 डिग्री मोड़ दिया तो मोड़ दिया, आ जाओ। थीटा, थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री यानी कितना हो गया, पाई बाई 3 हो गया। चलो वैल्यू प्लेस करो, एम डैश एम साइन, ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। हो जाएगा, आ जाओ चलो सॉल्व करते हैं। एम तो एम है, साइन, एम तो एम है, साइन, साइन 30 कितना होता है भाइयों, हाफ। नीचे आ जाओ, पाई बाई 6 लिख दिया, ये काट पीट करिए, एम डैश का आंसर तैयार है, 3m अपॉन पाई। बोलो क्या आंसर लाया जा सकता है, 3m अपॉन पाई। शाबाश, 23 से काम करें, आपको एग्जाम में टाइम बचाना है ना, फालतू कैलकुलेशन में उलझोगे टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जो फॉर्मूला बता रहा हूँ याद कर लो बाबू, याद करोगे, यस, एग्जाम में आंसर तुरंत बन जाएगा, याद करोगे मेरे को। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 3m अपॉन पाई आएगा, अंकुर 3m अपॉन पाई है, 2 पाई नहीं आएगा, चेक कर अंकुर भाई, चेक कर जल्दी से। थर्ड, ये देखिए, मैंने मैग्नेट को कंप्लीट सर्कल में मोड़ दिया। यस, मैग्नेट को कंप्लीट सर्कल में मोड़ दिया, कंप्लीट सर्कल में मोड़ दिया। बोलो थीटा, थीटा कितना हो गया बेटा जी, 2 पाई। थीटा कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। चलो आंसर बनाओ, एम डैश एम साइन, ये क्या हो गया, 2 पाई बाई 2 अपॉन, नीचे आ जाओ, 2 पाई बाई 2 हो गया। साइन पाई तो 0 होता है यार, तो यानी एम डैश कितना हो जाएगा, 0। एम डैश का आंसर 0 कर सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, चेक करें जल्दी, चेक करें जल्दी, चेक करें। ये मैंने जितने भी सवाल आपको मैग्नेट को मोड़ने के बारे में बताए हैं, ये सभी सवाल अपने एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं, और इस तरह के और भी सवाल बन सकते हैं, और भी सवाल आ सकते हैं। शाबाश, चेक करें। तो मुझे लगता है मैग्नेट को मोड़ने के बारे में सवाल करने का ज़्यादा अच्छा तरीका आपके लिए क्या रहेगा, आप इन फॉर्मूला को याद करें। कौन सा फॉर्मूला, क्या सीखा आप लोगों ने, कोई मैग्नेट है बेटे, उसका मैंने कहा मैग्नेट मोमेंट m है। जब मैं उसको मोड़ने की बात करूंगा, जनरल आंसर तो याद हो जाना चाहिए, जब हम उसको मोड़ेंगे तो उसका मैग्नेट मोमेंट बढ़ेगा कि कम होगा, कम ही होगा। ये गारंटी कि मैग्नेट मोमेंट तो कम ही होगा। एक बात,
अब मैग्नेट को मोड़ने के जनरली दो पैटर्न रहेंगे। कभी कभी हम मैग्नेट को इस तरह से L/2 दो पार्ट मेक एंगल थीटा में मोड़ेंगे। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, m sin θ/2। जब भी इस तरह का सवाल आएगा मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हम मैग्नेट को आर्क में मोड़ेंगे, ऑब्वियसली आर्क में मोड़ेंगे तो इस तरह का फॉर्मूला याद कर लीजिए, m sin θ/2 बाय θ/2, m sin θ/2 बाय θ/2। जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप आंसर कर सकते हैं। और ये सभी सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, ये 2 बार आ चुका है, ये अभी रिसेंटली 2022 में आया हुआ सवाल है। आई थिंक आप कर सकते हैं बच्चा लोग। ये था मैग्नेट को मोड़ने के बारे में। आई थिंक मैग्नेट को मैग्नेट को तोड़ना हो चुका है, मैग्नेट को मोड़ना हो चुका है। जी हाँ, तोड़ना हो चुका है, मोड़ना हो चुका है, अब बारी है जोड़ना की। यस, जोड़ना में क्या होगा, कई बार हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फोटो में आपको एक साथ 2 3 4 मैग्नेट अरेंज करके दे देंगे, 2 3 मैग्नेट अरेंज करके दे देंगे और आपसे उस ग्रुप का नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइए, ग्रुपिंग ऑफ मैग्नेट। यूं मानिए सवाल का पैटर्न क्या होगा, ग्रुपिंग ऑफ मैग्नेट। इसमें हम क्या करेंगे, एक ही फोटो में आपको 2 3 मैग्नेट अरेंज करके दे देंगे और आपसे नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाएगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, आप क्या करना, हर मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका अपना अपना वेक्टर डायग्राम बना लेना। वेक्टर डायग्राम के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए होगी। डायरेक्शन क्या होती है बताइए, सत्य से नारायण की ओर। तो ध्यान रखना, सत्य देखो नारायण देखो और कहाँ चले जाओ, सत्य से नारायण। जैसे ही आपके पास वेक्टर डायग्राम आएगा आप क्या कर लेंगे, वेक्टर सम कर लेंगे। रेडी, चलिए शुरू करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला डायग्राम देखिए, यस ये पहला डायग्राम देखिए, यस आइए। जैसे मान लीजिए ऊपर वाला मैग्नेट M1 है, नीचे वाला मैग्नेट M2 है। मुझे कहा जा रहा है साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये हो गया। मुझे पूछ रहे हैं इसका हिसाब बताइए, हिसाब कॉमन सेंस। आइए, M1 कहाँ होगा, सत्य से नारायण, M2 कहाँ होगा, सत्य से नारायण। बोलिए क्या दोनों वेक्टर एक ही तरफ हो गए, तो आपका M नेट तैयार है। क्या तैयार हुआ, M1 प्लस M2, सिंपल। आइए इसमें देखिए, ये वाला मैग्नेट मान लीजिए M1 है, ये वाला मैग्नेट मान लीजिए M2 है। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, सत्य नारायण, और यहाँ लिख दिया सत्य नारायण। मुझे पूछ रहे हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट तैयार करिए। वेक्टर डायग्राम, M1 होगा सत्य से नारायण और M2 होगा सत्य से नारायण, तो उसका सत्य से नारायण इस तरफ हो रहा है। पता लग रहा है आप लोगों को, यस। ध्यान रखना, सत्य देखो और नारायण देखो, और ध्यान रखना जिसका सत्य उसी का नारायण। ऐसा नहीं सत्य एक का ले लिया नारायण दूसरे का ले लिया बोले ये लो, ऐसा नहीं। ध्यान रखना जिसका सत्य उसी का नारायण। तो सत्य देखो नारायण देखो, कहाँ चले जाओ, सत्य से नारायण। आइए बोलो दोनों में सपोर्ट की झगड़ा, झगड़ा। तो ऑब्वियसली M नेट का आंसर क्या हो जाएगा बेटे, M1 माइनस M2 का डिफरेंस, डिफरेंस हो जाएगा। हम देखेंगे कौन बड़ा कौन छोटा है, तो ज्यादा में से छोटा वाला घटा लेंगे और डिफरेंस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कर सकते हैं। आइए ये देखिए, मुझे बोल रहे हैं कि 2 मैग्नेट ऐसे बैठे हैं, सत्य नारायण, और ये मान लीजिए सत्य और नारायण, ये बैठे हुए हैं। ठीक है, ओके। मान लीजिए दोनों का हिसाब चल रहा है M1 और M2। मुझे पूछ रहे हैं इसका नेट बताइए, नेट कितना हो जाएगा। ऑब्वियसली M1 हो जाएगा इस तरह बेटे, और M2 हो जाएगा सत्य से नारायण इस तरफ। तो आप सब जानते हैं दोनों बराबर नहीं है, तो फिर M नेट क्या दोनों के पाइथागोरस से आ जाएगा। पाइथागोरस बोले तो M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर। बोलो कर सकते हैं, कुछ भी स्पेशल नहीं है, सिंपल। सत्य देखो नारायण देखो, वेक्टर डायग्राम बनाओ, 2 वेक्टर दिखने के बाद उनकी वैल्यू आपके पास है, उनके एंगल आपके पास है, आराम से वेक्टर सम किया जा सकता है। इस तरह से आपका नेट आंसर आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, सत्य नारायण, सत्य नारायण। लेट ये भी M है और ये भी मान लीजिए M है, और इस बार एंगल है मान लीजिए 60 डिग्री। यस 60 डिग्री एंगल है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर मैं वेक्टर डायग्राम बनाऊंगा तो आप सब जान रहे हैं, आप सब जान रहे हैं। यस, ये हो जाएगा M इस तरफ, ये हो जाएगा M इस तरफ, और एंगल कितना है, 60 डिग्री। बच्चों आपने मेरे साथ पढ़ा था वेक्टर एडिशन में, 2 वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड, 2 वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड, 2 वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड, आंसर एंगल 60 डिग्री। क्या आंसर √3 टाइम्स हो जाएगा। यस डेफिनेटली M नेट क्या हो जाएगा, दैट इज √3 टाइम्स ऑफ M हो जाएगा। पता है ना आप लोगों को, यस √3 टाइम्स ऑफ M हो जाएगा। पता है सब लोगों को, लिखते हैं ना आप लोग, ये √3 M हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। ओके, ये भी कर लेंगे। आइए इसमें तो नोटिस करिए, यस ये हो गया सत्य, ये हो गया नारायण, ये हो गया सत्य, ये हो गया नारायण, ये भी M है और ये भी M है। एंगल दिया है 60 डिग्री। मुझे पूछ रहे हैं इसका आंसर कितना होगा। यहाँ पे लोग गलती करते हैं। यस, सत्य देखो और नारायण देखो, हमेशा सत्य पे नारायण पे नजर रखो। आइए डायग्राम बना के देखते हैं। भाई साहब इसका वेक्टर डायग्राम M इस तरफ होगा और उसका M इस तरफ होगा। नोटिस करिए, यही सवाल में खास बात है। आइए आप देख रहे हैं दोनों का वेक्टर डायग्राम बन गया है, उसका सत्य वहां ये हो जाएगा। अब दोनों के M और M के बीच में 60 डिग्री का एंगल नहीं है। आप जानते हैं 2 वेक्टर के बीच में एंगल पढ़ने के लिए उनको क्या होना चाहिए, उनके इनिशियल पॉइंट, उनके टेल एक ही जगह आने चाहिए। तो इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री नहीं है। ठीक है, इनके बीच में। तो अब क्या करें, अब इसकी शिफ्टिंग करें, शिफ्टिंग कर लेते हैं।
तो आइए इसको शिफ्टिंग इस वेक्टर को नीचे बुला दिया, ये बुला दिया नीचे। अब बताइए दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो गया, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो बताइए दोनों के बीच का एंगल क्या माना जाए, 60 या 120? 120, जी हाँ, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा ना, दो वेक्टर का बीच का एंगल पढ़ने के लिए दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह होना चाहिए। तो इनिशियल पॉइंट एक जगह करने के बाद हमने क्या किया, एंगल मिला 120। दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड 120 डिग्री, क्या वन टाइम पढ़ा ना आपने? दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड 90 डिग्री √2 टाइम, दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड 60 डिग्री √3 टाइम, दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड 120 डिग्री वन टाइम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बताओ बच्चा, इस केस का एम नेट कितना हो जाएगा, क्या एम हो जाएगा? इस केस का एम नेट एम हो जाएगा। तो मुझे लगता है इस तरह ग्रुपिंग के सवाल भी आप लोग कर सकते हैं। वेरी गुड, चेक करें, ये सब ग्रुपिंग के सवाल आप कर सकते हैं। तो कभी भी हम क्या करेंगे, दो मैग्नेट, तीन मैग्नेट, चार मैग्नेट जमा के आपको दे देंगे, उनका साउथ पोल नॉर्थ पोल पे आप नजर बना के रखना, आंख बंद करके एंगल नहीं देखना है, जो एंगल हम दिखाएंगे वो नहीं देखना है, सत्य भी देखना है, नारायण भी देखना है। तो बताइए क्या पोलरिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, मैग्नेट को डील करने के लिए पोलरिटी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नजर बना के रखें, सत्य किधर है और नारायण किधर है। क्लियर है? ये था बच्चों मैग्नेट को ग्रुपिंग के बारे में। तो मैं आपसे कह रहा था कि अपना जो बार मिनट है वो कैसा बिहेव कर रहा है, वो डाइपोल का बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है? वो डाइपोल का बिहेव कर रहा है। क्योंकि ये डाइपोल का बिहेव कर रहा है तो हमें इसके बारे में मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम की बात करनी चाहिए थी। कैपिटल एम के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, डायरेक्शन रहेगी साउथ पोल से नॉर्थ पोल। बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कैपिटल एम के बारे में तीन प्रोफाइल के सवाल होते हैं, मैंने सभी तीनों प्रोफाइल के सवाल आपको कराए हैं। यस, तीन प्रोफाइल में पहला मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ना चाह रहे थे। पहला प्रोफाइल कौन सा था? मैग्नेट के टुकड़े करने के बारे में। मैग्नेट के टुकड़े करने के बारे में सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। जब भी मैं मैग्नेट को काटने की बात करूं तो इस बात पर नोटिस करना कि मैग्नेट को मैं अलोंग द एक्सिस काट रहा हूं कि मैं परपेंडिकुलर टू एक्सिस काट रहा हूं, अकॉर्डिंगली सही जजमेंट लेना है। दूसरा मैंने शुरू किया मैग्नेट को मोड़ने के बारे में। जब हम मैग्नेट को मोड़ेंगे तो ये तो गारंटी कि मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा, ये तो गारंटी कि मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा, मगर हमें एग्जामिनर तरह तरह की शेप बना बना के देगा, तो जैसी भी शेप अकॉर्डिंगली काम करना है। मैंने दो फॉर्मूला आपको दिए हैं, अगर आप L/2 में थीटा एंगल बना के मोड़ेंगे तो ये आंसर है, अगर आप आर्क में मोड़ेंगे तो आपका ये आंसर है, वो बड़े आसानी से काम कर सकते हैं। मैं फिर कहूंगा ज्यादा सवाल मैग्नेट को मोड़ने के बारे में अपने एग्जाम में काफी सारे सवाल आ चुके हैं। आइए मैग्नेट को जोड़ने के बारे में, ग्रुपिंग ऑफ मैग्नेट, दो मैग्नेट तीन मैग्नेट जमा के दे देंगे, उनके वेक्टर डायग्राम बनाते जाइए और आपका आंसर आता जाएगा। गौर करें जो आप पढ़ रहे हैं, यस इसमें आप ध्यान दीजिए, इसको हम क्या बोलेंगे? दो मैग्नेट एक दूसरे पर बैठे हुए हैं, हैविंग सेम पोल एट सेम साइड, हैविंग सेम पोल एट सेम साइड। इसमें हम क्या बोलेंगे? दो मैग्नेट एक दूसरे पर बैठे हुए हैं, हैविंग ऑपोजिट पोल एट सेम साइड, हैविंग ऑपोजिट पोल एट सेम साइड। जब सवाल में इस तरह की लैंग्वेज आएगी तो लैंग्वेज को सुन के आपको सही फोटो बनाना आना चाहिए, क्योंकि आपका डायग्राम सही बनेगा तभी आपका हिसाब किताब सही बैठेगा। यहां पर भी दो मैग्नेट एक दूसरे पे बैठे हुए हैं, यहां पर भी दोनों मैग्नेट एक दूसरे पे बैठे हुए हैं। फर्क क्या है? यहां पर हैविंग सेम पोल एट सेम साइड, यहां पर हैविंग डिफरेंट पोल एट सेम साइड। तो जैसी भाषा वैसा काम करना, एक बात। दूसरी बात, इस इंतजाम का एक टेक्निकल शॉर्ट नाम भी है, इस इंतजाम को बोलते हैं सम पोजिशन। सम जोड़, सम पोजिशन। और बेटे इस इंतजाम को बोलते हैं डिफरेंस पोजीशन। शायद आप समझ भी पा रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ है। यस बोलिए, इस केस का आंसर कितना था? m1 + m2। इस केस का आंसर कितना था? m1 - m2। ध्यान दीजिए, आज के बाद मैंने बोला दो मैग्नेट m1 m2 सम पोजीशन में है, तो तुरंत समझ जाना मामला ये है, तुरंत समझ जाना आंसर कितना होगा, m1 + m2। दो मैग्नेट m1 m2 डिफरेंस पोजीशन में है, तो बस इतना बोलते समझ जाना कि ये सीन है और आंसर कितना होगा, डिफरेंस, यानी कि दोनों का डिफरेंस आपको करना है। क्लियर है? ये था मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। मैग्नेटिक मोमेंट खत्म हो गया है, अब चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड। यस, मुझे बताइए, मैग्नेट है ना, ये तो मैग्नेट है, तो अगर ये मैग्नेट है भाई तो ये चुप बैठेगा कि माहौल बना देगा? ये तो माहौल बना देगा। मैग्नेट, तो मैग्नेट का काम क्या है? माहौल बनाने का काम है। मैग्नेट डेफिनेटली माहौल बना देगा। अब ये मैग्नेट कहाँ कितना माहौल बनाएगा उसकी बात कर लेते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि ये मैग्नेट, इसको बोलते हैं मैग्नेट का एक्सिस, इसको बोलते हैं मैग्नेट का इक्वेटर। तो माहौल के दो फॉर्मूला आपको याद करने हैं, एक्सिस का अलग फॉर्मूला है और इक्वेटर का अलग फॉर्मूला है। आइए, फॉर्मूला वही वाला है जो कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, बस ध्यान दीजिए वहां पर भी के था, याद है वहां क्या फॉर्मूला था? एक्सिस का 2kp/r3 और इक्वेटर का क्या फॉर्मूला था? kp/r3। तो वही फॉर्मूला है, वहां भी के यहां भी के, बस वहां p था और यहां पर m है, बाकी कहीं कोई फर्क नहीं है। एक्सिस का फॉर्मूला होगा 2km/r3 और इक्वेटर का फॉर्मूला होगा km/r3। इक्वेटर पर एक्सिस के जितना है कि आधा हो रहा है, आधा। इक्वेटर का जो माहौल है वो एक्सिस से जस्ट आधा हो रहा है। एक बात, डायरेक्शन देखिए, यहां पर डायरेक्शन, एक्सिस पर जो फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन होगी m के अलोंग, m के अलोंग, और इक्वेटर पर जो फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन होगी m के अपोजिट। देख लीजिए आप लोग, आई थिंक वहां भी वही नियम था, एक्सिस पर p के अलोंग बनता था, इक्वेटर पर p के ऑपोजिट बनता था।
तो उसी के समकक्ष यहां पर बी एक्सिस भी कैसा बन रहा है, बी एक्सिस अलोंग द एम है और बी इक्वेटर अपोजिट टू एम है। बोलो कर पा रहे हैं? सेम फॉर्मूला है, अब इन फॉर्मूला को सवाल में अप्लाई करना है। आइए खेलते हैं। इन फॉर्मूलाज को सवाल में अप्लाई करने के पहले मैं इनके बारे में छोटी छोटी बातें नोटिस कर रहा हूं। अपने जो नीट में एग्जाम में सवाल आए वो क्या हो गया, एक सवाल तो बड़ा कॉमन हमसे पूछा गया कि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड और इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। रेशियो क्या होगा, क्या आप देख पा रहे हैं क्या रेशियो होगा? 2:1 दिख रहा होगा आप लोगों को, वो तो बिल्कुल आसान है। और आइए नीट में एक क्वेश्चन, हाँ जी, पूछ रहा है कि बी का मैग्नेटिक फील्ड का दूरियां के साथ क्या चल रहा है। दूरियां के साथ क्या चल रहा है, क्या 1/r³ चल रहा है? दूरियां के साथ क्या चल रहा है, 1/r³। 1/r³ चल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर डिस्टेंस डबल कर दें तो बोलिए मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, क्या b/8 बनेगा? बिल्कुल सही है। अगर डिस्टेंस ट्रिपल कर दें तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, बोलो b/क्या 27 बनेगा? यस, यानी कि मैग्नेट से दूर जाने पर फील्ड लगातार कम होता जाएगा। मैग्नेट से दूर जाने पर फील्ड लगातार कम होगा, हाँ लगातार कम होगा, मगर वो 1/r के हिसाब से कम नहीं हो रहा है। नो, वो 1/r के हिसाब से कम नहीं हो रहा है, वो 1/r³ के हिसाब से कम हो रहा है। तो मैं आपको डिस्टेंस दे दूंगा तो आप मुझे नया फील्ड लाके दिखा सकते हैं। आइए, हमसे जो गलतियां हो जाती है बच्चों से वो होती है डायरेक्शन को लेकर के। डायरेक्शन की प्रैक्टिस करा दूं मैं आपको। आइए उदाहरण समझिए जरा। यस, जैसे मान लीजिए मेरे डायपोल का एम इस तरफ है, मेरे डायपोल का एम इस तरफ है। मैंने आपसे कहा कि एक तो मुझे यहाँ पर फील्ड चाहिए, यहाँ पर फील्ड चाहिए, यहाँ पर फील्ड चाहिए और यहाँ पर फील्ड चाहिए, 4 जगह मुझे फील्ड चाहिए। आओ बात कर लेता हूँ। यहाँ पर सब जगह मुझे फील्ड की डायरेक्शन तय करनी है। यस, आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है, एक्चुअल लोकेशन है। एक्चुअल लोकेशन, तो एक्चुअल लोकेशन में फील्ड कैसा होगा, अलोंग द एम, अलोंग द एम। तो बोलो क्या ये बी एक्सिस हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। ये भी तो एक्चुअल लोकेशन है, तो यहां भी कैसा होगा, बी एक्सिस ऐसा होने वाला है। पता लग रहा है? जिस तरफ एम होगा उसी तरफ एक्सिस पर हो जाएगा। ठीक है, आइए ये क्या है, एक्सिस है कि इक्वेटर है? बोलो बोलो, एक्सिस है कि इक्वेटर है? इक्वेटर है। इक्वेटर पर एम के अलोंग की उल्टा में, उल्टा में, तो तेरा एम है राइट वर्ड, तो यहां पर बी बनेगा लेफ्ट वर्ड, बी इक्वेटर, और यहां पर भी बी बनेगा लेफ्ट में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये कोई सवाल नहीं हुआ, बेसिकली आपको मैं डायरेक्शन का आइडिया देना चाह रहा था, वो मैंने आपको देने की कोशिश करी है। आराम से सीखिए, डायरेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, आप देखिए आपका एम था बच्चा राइट वर्ड, तो बी एक्सिस के साथ बना राइट वर्ड बना, और बी इक्वेटर के साथ बन रहा है लेफ्ट वर्ड बन रहा है। कर सकते हैं, कर सकते हैं। डायरेक्शन का बहुत अच्छे से आइडिया रखें। वेरी गुड स्वीटी। इक्वेटर, इक्वेटर पे कैसा होगा बच्चा, बोलो बच्चा, इक्वेटर पे कैसा होगा, एम के अलोंग की उल्टा में, उल्टा में, इक्वेटर पर एम के उल्टा में, इस तरह से काम करें। और देख लो, प्रैक्टिस ही करनी है तो और प्रैक्टिस करा देते हैं। आइए एक उदाहरण ले लेते हैं। ये लीजिए, ये रहा आपका एम, ये आपका एम हो गया। आपने कहा मुझसे कि यार 4 जगह बात कर लो, कहाँ कहाँ पर? बोले यार यहाँ पे बात कर लो, यहाँ पे बात कर लो, यहाँ पे बात कर लो और यहाँ पे बात कर लो। आ जाओ खुद बताओ। एम एम तेरा यूं है तो बोल, क्या ये एक्सिस हो गया? ये हो गया तेरा बी एक्सिस, ये हो गया तेरा बी एक्सिस। और ये क्या मामला है, एक्सिस की इक्वेटर है, इक्वेटर है, इक्वेटर है तो बोलो बी एक्सिस, बी इक्वेटर। बी एक्सिस ऊपर है ना, तो बी इक्वेटर कहाँ हो जाएगा, नीचे, और बी इक्वेटर कहाँ हो जाएगा, नीचे। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? यस, दोनों सवाल बेसिकली कोई सवाल नहीं है, ये सब आपको डायरेक्शन का आइडिया देने का तरीका था। डायरेक्शन का आइडिया देने का तरीका था। कर पा रहे हैं बच्चे लोग? यस, ये रहा आपका सिस्टम। यस, तो सीधा याद करिए, एक्सिस पर एम के अलोंग जाना है, इक्वेटर पर एम के उल्टा में जाना है। याद हो जाएगा? तो बच्चा था जानकारी, जानकारी खत्म। अब जो जानकारी अपन ने की है, इस जानकारी को सवाल में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। आइए जैसे कि क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन, यस नोटिस करें, इन दिस फिगर बिलो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ए। हमें यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट करना है, इस जगह पे फील्ड कैलकुलेट करना है, कर लेंगे। डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मैग्नेट, डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मैग्नेट इज 1 एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर। पहला मैग्नेट ये रहा, दूसरा मैग्नेट ये रहा। मैं इसको समझने के लिए 1 नाम देता हूँ, इसको समझने के लिए 2 नाम देता हूँ। आइए यहाँ पर मैं फील्ड निकालना है, मुझे बताइए यहाँ कौन कौन फील्ड भेजेगा, एक की दोनों, दोनों अपना माहौल बनाएंगे। आइए दोनों का माहौल बनाते हैं। सबसे पहली बात, यस नोटिस करें, यस इसकी वजह से माहौल, यस इसके लिए कौन सा पॉइंट है, एक्चुअल लोकेशन है। इसका एम कहाँ है, लेफ्ट वर्ड, सत्य से नारायण, तो फिर ये एम भी यहाँ पे कैसा बनेगा, लेफ्ट। बी यहाँ कैसा बनेगा, लेफ्ट वर्ड, B1 होगा लेफ्ट वर्ड। पता लग रहा है? इसका एम हो रहा है बेटे लेफ्ट वर्ड, तो ये एक्चुअल लोकेशन पे बी कैसा बनाएगा, लेफ्ट वर्ड। इसका एम कैसा है, सत्य से नारायण ऊपर की तरफ। इसके लिए कौन सा लोकेशन है, इक्वेटर, तो यहाँ पर बी कैसा बनेगा, नीचे की तरफ। बोलो क्या डायरेक्शन से आप सेटिस्फाइड हैं? ये डायरेक्शन देखो, इसके लिए एक्चुअल लोकेशन है तो एम के लॉन्ग, इसके लिए ये इक्वेटर है, इसका एम जा रहा है ऊपर, तो इक्वेटर पर बी कहां बनेगा, नीचे। बोलो डायरेक्शन से सेटिस्फाइड है? बोलो नालायकों, डायरेक्शन से सेटिस्फाइड हो?
अब हमें आंसर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, B1 B2 की वैल्यू तैयार करने जा रहे हैं। B1 में एक्सिस का फॉर्मूला, एक्स का फॉर्मूला क्या था बेटा जी, 2km/r³। आओ मैनेज करें। 2 के की वैल्यू तो आप जानते हैं ना, 10⁻⁻7 बताया था मैंने। के की वैल्यू μ0/4π, के की वैल्यू μ0/4π, μ0/4π काट पीट कितना होगा, 10⁻⁻7 ये हो जाएगा। m कितना है भाई साहब 1, और डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, आधा मीटर, आधा मीटर। 50 सेंटीमीटर को मैं आधा मीटर लिख दिया हूं, तो ये कितना आ रहा है भाई तेरा, ये आ रहा है तेरा 16, दिस इज 8 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, ये आ गया। चल आ जा, B2 तैयार करने जा रहे हैं। B2 के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, इक्वेटर का, ये रहा इक्वेटर का फॉर्मूला। चल आ जा, के की वैल्यू वापस से 10⁻⁻7, m की वैल्यू तो 1 है, और डिस्टेंस आज भी हाफ का क्यूब, ये देख क्या हो गया, 8 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला हो गया। चलिए ये हो जाएगा। अब बस अब क्या करना है, इन दोनों का सुपरपोजिशन करना है। सुपरपोजिशन करने के पहले मुझे इनकी डायरेक्शंस का आइडिया होना चाहिए। ये हो गया, B1 की वैल्यू ये रही, B2 की वैल्यू ये रही, और B1 B2 आपस में परपेंडिकुलर है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो बोलिए जोड़ना है कि पाइथागोरस, पाइथागोरस करना पड़ेगा। आइए, तो B नेट क्या होने वाला है, ये हो जाएगा। B1 B2 की वैल्यू डाल के देख ले, ये तेरा आ रहा है 8√5 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, ये तेरा आंसर हो जाएगा। चेक करो, 8√5 10⁻⁻7 टेस्ला, चेक करो भाइयों। अगला सवाल देखिए, बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर हैज पॉइंट ए एंड बी। ये कोई बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के कारण रेशियो ऑफ फील्ड, ओके, इन बार मैग्नेट के कारण हमें ए और बी पर फील्ड का रेशियो चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोटिस करिए, ए और बी दोनों मेरे ख्याल से एक्चुअल लोकेशन है, ए भी एक्सिस पर है और बी भी एक्सिस पर है। बस फर्क ये है, ए एक्सिस पर जो है वो 24 डिस्टेंस पे है, और बी जो एक्सिस पर तो है लेकिन वो 48 डिस्टेंस पे बी का रेशियो मांग रहे हैं। यू नो बी एक्सिस का फॉर्मूला क्या था बच्चों आपका, बी एक्सिस के फॉर्मूला में क्या दूरियों के साथ 1/r³ था। तब आ जाइए, बी ए और बी एट बी का रेशियो क्या होना चाहिए, RB/RA का होल क्यूब, ये होना चाहिए। RB कितना बेटा, ये 48, ये कितना है 24 का क्यूब। तो भाइयों इस हिसाब से मेरा आंसर होना चाहिए 8:1, 8:1, 2 का क्यूब हो गया 8:1। आई थिंक पहला ऑप्शन ठीक है। चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम क्या करें, बिहेवियर इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ बच्चों, हम अपने डायपोल को कहाँ रखने जा रहे हैं, हम अपने बार मिनट को, हम अपने डायपोल को दूसरों के यूनिफॉर्म फील्ड में रखने जा रहे हैं, और वहां पर उसका बिहेवियर नोटिस करेंगे कि क्या रहेगा। आइए रखते हैं, क्या बोले के क्या मतलब हुआ आपका, ये देखिए। जैसे मान लीजिए ये कोई फर्स्ट क्लास मैग्नेटिक फील्ड है, होगा कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी एक्सटर्नल है, वहां मैंने अपने डायपोल को लाके रख दिया। ये देखिए अपना बार मैग्नेट, यस, ये हो गया तेरा -m, ये हो गया तेरा +m, लाके रख दिया। मेक एंगल थीटा, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे डायपोल का जो m है वो b से कितना एंगल बना है, थीटा एंगल बना रहा है। आप जानते हैं इस केस में मुझे स्टडी करना है कि डायपोल के साथ क्या क्या होगा। बिल्कुल वही माहौल रहेगा, वही फॉर्मूला रहेंगे जो आपके इलेक्ट्रोस्टेट्स में, इलेक्ट्रिक डायपोल को आपने वहां इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, यहाँ क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। आइए रख दिया बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं फोर्स तो 0, बिल्कुल सही बात है। इस डायपोल पर नेट फोर्स 0 का कारण समझते हैं क्यों होगा, यस कारण समझते हैं क्यों होगा। इस पर फोर्स लगेगा MB, प्लस पर फोर्स लगेगा B के अलोंग, और माइनस पर फोर्स लगेगा B के अपोजिट। बताइए दोनों पर इक्वल और अपोजिट फोर्स है, दोनों पर इक्वल और अपोजिट फोर्स है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। डेफिनेटली नेट फोर्स 0 हो जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला MB sin थीटा, U का फॉर्मूला -MB cos थीटा, और W वर्क डन का फॉर्मूला MB cos थीटा 1 cos थीटा 2। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इन सारे फॉर्मूला को रटा हुआ होना चाहिए। अपने एग्जाम में इन फॉर्मूला से काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। किस तरह के सवाल आ चुके हैं बोलना चाहूंगा, यस इनके ऊपर अपने एग्जाम में सवाल आया हुआ है। अभी 22 या 23 में भी सवाल था, उसमें टॉर्क और यू का दोनों का यूज किया। यस कुछ एंगल शायद 60 डिग्री का था, 22 या 23 में अपने एग्जाम में नीट में सवाल आया हुआ है। एंगल 60 डिग्री का था, 60 डिग्री का। वेरी गुड शिवाय, वेरी गुड, शाबाश। आइए तो बेटे एंगल 60 डिग्री का था, 60 डिग्री का एंगल देके उसने टॉर्क भी पूछ लिया और उसने यू भी पूछ लिया। तो यू के लिए अपन क्या कर देंगे, यहाँ 60 डाल देंगे, और टॉर्क में भी यहाँ 60 डाल देंगे। साइन 60 कितना होता है, √3/2, और कोस 60 क्या होगा, हाफ। उसने 60 डिग्री का एंगल देकर के टॉर्क और यू दोनों को मैनेज करवाया। ये भी 22 से 23 में आया हुआ सवाल है, कर लेंगे आप लोग, ये हो जाएगा। कभी कभी मैं डाइपोल को एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन θ1 से किसी दूसरे ओरिएंटेशन θ2 पे शिफ्ट करने में वर्क पूछूंगा, तो आप क्या करना, वर्क डन इज m नेट बराबर कितना हो जाएगा, वेरी गुड, m नेट कितना हो जाएगा, cos θ1 cos θ2, ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, कर सकते हैं। जब भी हमारा डाइपोल इक्विलिब्रियम में होगा, आप सब जानते हैं सारी बातें हैं। अगर मैं केसेस बनाता हूं, केस 1, अगर मैं केस बनाता हूं, यस जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, यस इधर देखिए। अब इसमें अगर मैं केस बनाता हूं, यस ये देखिए कैसे, अगर जिधर बी है
अगर अपना डायपोल भी उधर ही देख रहा है तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। इसको आप क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और अगर डायपोल अपोजिट टू फील्ड देख रहा है, डायपोल अपोजिट टू फील्ड देख रहा है तो थीटा कितना हो जाएगा 180। इसको आप क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ध्यान रखें। यस, कोई भी डायपोल अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में, इसका मीनिंग क्या हो गया, डायपोल अलोंग द फील्ड देख रहा है। कोई भी डायपोल अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तो इसका मीनिंग क्या हो गया, डायपोल अपोजिट टू फील्ड देख रहा है। तो ये स्टैंडर्ड आंसर है, याद होने चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, डायपोल कहाँ है, अलोंग द फील्ड है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या हो गया, डायपोल जस्ट अपोजिट टू फील्ड है। ठीक है, ओके। जब जब डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, जब जब डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, अगर मैं उसको हल्का सा हिला के, हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दूंगा तो उस पर टोक लगेगा। टोक लगेगा तो डायपोल वापस आएगा और यहाँ रुकने की बजाय वो ऐसे ऐसे करेगा, यानी डायपोल क्या करेगा, एसएचएम करेगा। जी हाँ, देखो लिखा हुआ है इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम बच्चों आप सब जानते हैं, अगर मेरा डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अगर मैंने उसको हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया तो वापस आके रुकेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, एंगुलर एसएचएम करेगा, जिसका टाइम पीरियड है 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी। ये फॉर्मूला इस चैप्टर में बहुत 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 ज्यादा काम का है। अभी रिसेंटली बात करें 2024 में 24 में इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी था। अभी हम लोग सब कर लेंगे सवालों के बारे में, मगर आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला बहुत 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 ज्यादा काम का है। यानी क्या रहा, आज के बाद कोई भी सवाल में ऐसा आ जाए, आज के बाद कोई भी सवाल में ऐसा आ जाए कि डायपोल कहीं पे वाइब्रेट कर रहा है, डायपोल कहीं पे ओसिलेशन कर रहा है, डायपोल कहीं पे एसएम कर रहा है, डायपोल कहीं पे डांस कर रहा है। जी हाँ, सत्यनारायण कहीं भी वाइब्रेट कर रहा है, सत्यनारायण कहीं पे डांस कर रहा है, सत्यनारायण कहीं एसएम कर रहा है, सत्यनारायण कहीं ओसिलेशन कर रहा है। जब भी इस तरह की बात होगी तो आपको क्या करना है, उसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैनेज करना है। फॉर्मूला याद कर लीजिए, 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी। सबसे पहचान करा दूं, एम क्या हो जाएगा, हमारे सत्यनारायण का मैग्नेटिक मोमेंट, बी क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर हमारा डायपोल डांस कर रहा है, और आई क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या आप जानते हैं अपना जो बार मैग्नेट है तो बार के फॉर्म में, रोड के फॉर्म में है, और जो कि अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट डांस करेगा, अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट डांस करेगा। तो बोलिए सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है आपको, ml²/12। वेरी गुड वेरी गुड। तो बस आई को जरूर ध्यान रखें। आई क्या है बेटा जी, मास लेंथ स्क्वायर अपॉन 12। यस, जी हाँ, बाकी तो आप जानते हैं। एम है अपना मैग्नेटिक मोमेंट है ना, एम अपना क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। बी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अपना जो बार मिनट है वो तो क्या है, रोड है। और आप खूब जानते हैं, आपने पढ़ा है रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर, कोई भी रोड अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट अगर डांस करता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि, तो मैं कह रहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/12 मास लेंथ स्क्वायर बटे 12। तो तय हो गया है। आज के बाद सत्यनारायण अगर कहीं डांस करेगा, यस सत्यनारायण अगर कहीं डांस करेगा, ओसिलेशन करेगा, वाइब्रेशन करेगा, एसएम करेगा, मैं किसको बुला दूंगा, ये फॉर्मूला को बुलाऊंगा। रेडी, चलिए इसके बारे में सवाल कैसे बनते हैं ये देखिए। नीट में आया क्वेश्चन है बॉस, नीट में आया क्वेश्चन। मैंने कहा ना ये ओसिलेशन को लेकर नीट में बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। यस, क्या बोल रहा है, 2 बार मैग्नेट हैविंग सेम ज्योमेट्री मैग्नेट मोमेंट m and 2m, 2 बार मैग्नेट m and 2m आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट सिमिलर पोल एट सेम साइड। यस, फील करो, दो मैग्नेट है m and 2m, सेम पोल सेम साइड। यानी क्या सीन हो गया बॉस, अगर मैं फोटो बनाऊं, अगर मैं फोटो बनाऊं तो शायद ये फोटो हो जाएगा। मैं फोटो बना रहा हूं, एग्जाम में तो फोटो नहीं था लेकिन मैं फोटो बना रहा हूं समझाने। ये हो गया तेरा पहला सीन, बोल बता, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज t1, इसका टाइम पीरियड क्या रहा, t1 रहा। ठीक है, अच्छी बात है। पोलरिटी इज रिवर्स्ड, ओके ओके ओके। तो अगला सीन क्या हो गया बॉस, पोलरिटी रिवर्स्ड, यानी क्या रहा, एस एन, और ये हो गया तेरा एस और एन, ये हो गया 2m और m। कुछ समझे, कुछ समझे बाबू क्या बोलना चाह रहा है। यस, इस केस में m1 कितना हो जाएगा बेटा जी, क्या 3m। अभी भी पढ़ा है ग्रुपिंग ऑफ मैग्नेट, ग्रुपिंग ऑफ मैग्नेट। इस केस में m2 कितना हो जाएगा बॉस, m। ये क्या मामला है, क्या सम पोजीशन, अभी अभी पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा है। ये क्या मामला है, सम पोजीशन, तो m + 2m 3m। ये क्या मामला है, डिफरेंस पोजीशन, डिफरेंस, बड़े में छोटा घटा लें तो बोलिए m2 कितना होगा, m हो जाएगा। टाइम पीरियड पे चर्चा हो रही है। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी, ये फॉर्मूला है ना। तो बताइए टाइम पीरियड का m के साथ क्या चल रहा है, क्या 1/√m चल रहा है, ये चल रहा है। तो बताइए m के हिसाब से, यस आप देख लीजिए, t1/t2 बराबर क्या हो जाएगा, √m2/m1, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा तो आप खुद ही देख लीजिए कितना बन रहा है ये, m2/m1। डायरेक्ट बात कर सकते हैं ना हम लोग, इज इट 1/√3, 1/√3। तो बोलो बोलो t2 कितना होने जा रहा है,
√3 ऑफ T1। तो इसका मतलब क्या हो गया, T2 क्या मोर देन T1, T2 मोर देन T1। आई थिंक पहला ऑप्शन ठीक है। चेक करें जल्दी से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्वीटी, बिल्कुल सही बात है, चेक करें। मेरे ख्याल से हमें एग्जाम में इतना भी नहीं करना चाहिए, मैंने आपको लिख के बता दिया, मुझे एग्जाम में इतना भी नहीं करना चाहिए। वो तो सिर्फ पूछ रहा है T1 T2 में कौन ज्यादा हो, बताइए। सेकंड केस का m कम हो गया ना, सेकंड केस का m कम हो गया, सेकंड केस का m कम हो गया। अगर m कम है तो t बढ़ जाएगा, m कम है तो t बढ़ जाएगा। मैं तो एग्जैक्ट ला के बताया कितना बढ़ जाएगा, हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी। यस, आपको क्या देखना है, पहले केस की तुलना में दूसरे केस में m कम हो गया, m कम हो गया तो t बढ़ जाएगा, तुरंत आंसर करना है। वेरी गुड अंकुर, बिल्कुल सही आंसर है। हरिओम, नवेली, अंकुर, राकेश, सबका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया सीख रहे हैं आप लोग, कर लेंगे। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए कि इस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस समझ में आया आप लोगों को, ये फॉर्मूला का महत्व समझ में आया आप लोगों को। इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं और इसमें दोनों बातें यूज हो गई, जो मैं समझा था, सम पोजीशन, डिफरेंस पोजीशन, ग्रुपिंग का भी यूज हो गया है, ग्रुपिंग का भी यूज हो जाएगा, बिल्कुल ग्रुपिंग का भी यूज हो जाएगा, और डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला का भी यूज कर पा रहे हैं। ये देखिए, नीट में 2024 में सवाल आया हुआ है, क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेट परफॉर्मिंग 20 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकंड। ओके, मैग्नेट 20 ऑसिलेशन कर रहा है 5 सेकंड में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 9.8 इंटू 10⁻⁶। इफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ नीडल इज दिस वन। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ये दिया हुआ है, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी। आइए, आप देख रहे हैं एक सत्यनारायण किसी मैग्नेटिक फील्ड में डांस वांस कर रहा है, वही वाली बात है, सत्यनारायण का डांस प्रोग्राम चल रहा है, सत्यनारायण का डांस का प्रोग्राम चल रहा है, उस डांस के प्रोग्राम की सारी जानकारी मुझे दे दी गई है। जी हाँ, उस डांस के प्रोग्राम का मैग्नेटिक फील्ड मुझे दिया गया है, उस डांस के प्रोग्राम का टाइम पीरियड मुझे दिया गया है, उस डांस के प्रोग्राम का मैग्नेटिक मोमेंट मुझे दिया गया है, और मुझे कुछ एक्स वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं। आइए फॉर्मूला सेट करते हैं, बच्चा। यस, इधर देखो जरा, टी बराबर क्या फॉर्मूला तेरा, 2π√I/mb, ये तेरा फॉर्मूला था ना। चल स्क्वायर कर, t² बराबर 4π² I/mb, ये हो गया। चल वैल्यू प्लेस करते हैं, t²। क्या तूने देखा 20 ऑसिलेशन 5 सेकंड में, जरा देखना, 20 ऑसिलेशन 5 सेकंड में, तो फिर बता एक ऑसिलेशन में कितना समय लगेगा, 5/20, क्या 1/4 सेकंड। यस, जी हाँ, एक ऑसिलेशन में कितना समय लग रहा है, 1/4 सेकंड, यानी तेरा टाइम पीरियड कितना है, 1/4 सेकंड। तो यहां लिखता हूं, संभालना, ये कितना हो गया, 1/4 सेकंड, उसका स्क्वायर, 4π² को 4π² लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, आंसर π² में ना, उसको चेंज नहीं करना। आई कितना तेरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना तेरा, ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9.8 10⁻⁻6, ये तेरे को दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया तेरा ये। नीचे आ जा, एम कितना है, ये रहा, x इंटू 10⁻⁵, ये हो जाएगा, इंटू बी कितना है, ये रहा 0.049, ये आ रहा है। आराम से देख लो आप, बहुत आसानी से काम होगा। हमें इसको सोल्व करके x लाना है, हमें इसको सोल्व करके क्या लाना है बच्चा, x लाना है, वो बड़ा आसान होने वाला है। कैसे, जरा सोचिए, यहाँ लिख रहा हूँ, संभालना है ना। ये कितना हो गया तेरा, अगर हम ध्यान से देखें, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया तेरा 1/16 4π² है ना, ये हो जाएगा तेरा 98 और 49, ये कट जाएगा 2 इंटू 10 ये रहा तेरा 98 है ना, 2 10⁻⁻7 तो ऊपर बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है तेरा, x इंटू ये हो जाएगा तेरा -3 10⁻⁸, ये बच रहा है ये। अब इसको मैनेज करना है x के लिए, तो आप खुद देखो x कितना हो जाएगा, यहाँ से x को बुलाओ इधर, तो हो गया तेरा 16 इंटू 4 इंटू 2π², ये तो हो जाएगा, और साथ में इंटू 10 ये बचेगा, तो x बराबर तेरा आ रहा है भाई 1280π²। आई थिंक फोर्थ ऑप्शन सही है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज दी गई हैं, ईमानदारी से फॉर्मूला में रखना है, गुणा भाग करना है, आंसर आ जाएगा, और कैलकुलेशन भी आसान है। बार मैग्नेट की बातें क्लोज कर चुके हैं, क्योंकि हम बार मैग्नेट पढ़ रहे हैं, तो इस बार मैग्नेट को लेकर के अभी रिसेंटली अपने एग्जाम में 2022 में और 2023 में एक क्वेश्चन था, उसकी बात करना चाहूंगा। जी हाँ बच्चों, मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ किसके बारे में, गॉस थ्योरम। बच्चों आप गॉस थ्योरम खूब जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपने पढ़ा था, मैं याद दिला दूं। यस, अभी 2022 और 2023 में अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन था, उसमें गॉस थ्योरम पूछा गया हमसे, किसमें, मैग्नेटिज्म में। तो मैं बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट का रिप्लिका यहाँ पे करूंगा। आइए बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में आप क्या पढ़ते थे मेरे साथ, आप पढ़ते थे E.ds दैट वाज समेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट, पढ़ते थे ना। तो उसके पैरेलल अगर मुझे मैग्नेटिज्म में लिखना होगा तो क्या बनेगा, जरा देखना, B.ds म्यू नॉट और समेशन m, बन जाएगा, ये बन जाएगा, ध्यान है आप लोगों को। यस, आप मेरे साथ पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, गॉस थ्योरम ये था।
तो मैं मैग्नेटिज्म में गॉस थ्योरम पढ़ाया था तो क्या होगा, ई की जगह बी आ जाएगा, समेशन क्यू की जगह समेशन एम आ जाएगा, एप्सिलॉन की जगह म्यू आएगा। बच्चों ध्यान रखना, एप्सिलॉन और म्यू पोजीशन इंटरचेंज करके आते हैं। एप्सिलॉन नीचे तो म्यू ऊपर आएगा, एप्सिलॉन ऊपर तो म्यू नीचे आएगा। इसमें एप्सिलॉन नीचे है ना, तो म्यू कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो समझ रहे हैं, वहां आप क्या करते थे, एप्सिलॉन एप्सिलॉन, और यहाँ क्या करेंगे, एप्सिलॉन एप्सिलॉन करेंगे, हम म्याओ म्याओ करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, म्याओ म्याओ। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैट में हर फॉर्मूला में एप्सिलॉन एप्सिलॉन आता था, मैग्नेटिक फील्ड में हर फॉर्मूला में क्या आता है, म्याओ म्याओ आता है। क्या आप म्याओ म्याओ कर रहे हैं, और एप्सिलॉन नीचे था तो म्याओ म्याओ नीचे की ऊपर करना है। यस, म्याओ म्याओ नीचे नहीं करना है, म्याओ म्याओ ऊपर करना है, ये हो जाएगा। अब आपको ध्यान है, सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा था, सिंगल पोल होगा नहीं, यानी अकेला माइनस एम होगा ही नहीं, अकेला प्लस एम होगा ही नहीं। जब भी होगा, जहां भी होगा, माइनस एम प्लस एम साथ ही होगा। अगर माइनस एम प्लस एम साथ ही होगा बॉस, तो बोल समेशन एम क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो गया, बी डॉट डी है, या और अच्छा लिख देता हूं। यस, क्या मैं ऐसा लिखूं आपके लिए, ये देखो, यस, नो मोनोपोल, नो मोनोपोल, इसलिए समेशन एम कितना होगा, 0। और समेशन एम 0 होगा भाई, तो तेरा क्या बच रहा है, बी डॉट डी एस बराबर 0। जी हाँ, ये अपने नीट का 2022 का सवाल है। क्या आप कर सकते हैं, नीट का 2022 का सवाल है ये। यस, ये नीट का 2022 का सवाल है, और 2023 में इसी को स्टेटमेंट बना के पूछ लिया। स्टेटमेंट कैसे, यस, ये क्या था, दिस वाज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद क्लोज सरफेस। तो ये क्या हो गया, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स विद क्लोज सरफेस ऑलवेज 0। जी हाँ, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या लिखूंगा, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स विद क्लोज सरफेस, हाँ बच्चे, विद क्लोज सरफेस इज 0। क्या निकल के आया, ये स्टेटमेंट 2022 में, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स विद क्लोज सरफेस ऑलवेज 0, ये पूछा गया किसमें, 2023 में। क्या एक ही बात को दो बार पूछ लिया गया है, यस, एक ही बात को दो बार पूछ लिया गया है। नोटिस करें, एक बार तो स्टेटमेंट में पूछ लिया और एक बार सीधा इक्वेशन में पूछ लिया। 2022 और 2023 में आया क्वेश्चन है, वो इस पूरे सवाल का एक ही आधार है, बच्चे को पता होना चाहिए कि सिंगल पोल नहीं होता है, सिंगल पोल नहीं होता, इसीलिए समेशन एम 0 हुआ, इसलिए मैं ऐसा बोल पा रहा हूं। ये था 22 और 23 का सवाल, कर लेंगे बच्चा। तो ये था बच्चों बार मैग्नेट के बारे में, ये था नेचुरल मैग्नेट के बारे में। नहीं रमित, आंसर 1280 पाई स्क्वायर आएगा। कर सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा। चलिए, हमने बार मिनट के बारे में सब पढ़ लिया है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट है, सारी पॉइंट्स मैंने बोल दिए, सारे सवाल मैंने आपको करा दिए हैं, चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नोटिस करें, आप जानते हैं मैग्नेटिक मटेरियल 3 प्रकार के होते हैं, फेरो, पेरा, डाया। वो सब समझने के लिए पहले आपको एक प्रोसेस समझना पड़ेगा, उस प्रोसेस का नाम है प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बोले इसका क्या मतलब है, जैसे मानिए मेरे पास कोई रोड है, ये मेरे पास कोई ये सिंपल रोड है, अभी ये मैग्नेट नहीं है, सिंपल रोड है। जी हाँ बच्चों, अगर ये सिंपल रोड है तो मैं इसको मैग्नेट बना सकता हूँ। मुझे इसको मैग्नेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके ऊपर एक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ बच्चों, मैं आपके मैग्नेट को लूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, फील्ड अप्लाई करूंगा, इस तरह से, इस तरह से, मेरी आंखों में देखिए, लाइक दैट, मेरी आंखों में देखिए। तो जब मैं इसके ऊपर फील्ड अप्लाई करूंगा, जब मैं इसके ऊपर ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे 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 करूंगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो फील्ड मैंने अप्लाई किया वो धीरे धीरे इसको मोटिवेट कर करके, इसको इंड्यूस कर करके इस साधारण रोड को भी वो क्या बदल देगा, मैग्नेट में कन्वर्ट कर देगा। फिर सुने, एक होता है प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। किसी साधारण रोड को मैग्नेट बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनेगा, आपको उस रोड के ऊपर क्या करना पड़ेगा, एक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। जो फील्ड आप उस पर अप्लाई करेंगे वो धीरे धीरे उसको मोटिवेट कर करके, उसको इंड्यूस कर करके उस साधारण रोड को भी धीरे 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 मैग्नेट में कन्वर्ट कर देगा। इस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम लोग क्या, प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या बोला बेटे इसको, प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब जैसे कि आपकी लैंग्वेज है, अपने आप तो मैग्नेटाइजेशन होगा नहीं, मुझे इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, कोई फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। जो फील्ड मैं अप्लाई करूंगा वो इसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा है, कर लेंगे आप ऐसे सही हो। यस, तो मैं कह रहा था कि जो मैं फील्ड अप्लाई करूंगा वो इसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या नाम डाल दिया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। शब्द पकड़िए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसको मैंने एच से शो किया है। आप तो जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से भी शो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम एच से भी शो करते हैं। बी किस में होता है बेटे, टेस्ला में, और एच किस में होता है बेटे, ये होता है एम्पियर पर मीटर में, ठीक है ना। तो आज मैंने क्या बोल दिया, इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोल दिया है, और अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोल दिया एच है तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, एम्पियर पर मीटर। और आप तो शायद जानते भी एच क्या होता है, क्या ये बी बाय म्यू नॉट होता है ना, पता है ना आप लोगों को, तो पढ़ाया गया है। वेस्ट, वेरी गुड, तो ये ध्यान रखें एक बात। दूसरी बात, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ओबियसली मेरे प्रयास करने से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। तो इसका मैग्नेटाइजेशन कितना कम हुआ है या कितना बढ़िया हुआ है, यानी मेरे यूं करने से मैग्नेट बना है कि नहीं बना। अगर ये मैग्नेट बना है तो ये हल्का फुल्का मैग्नेट बना है कि जोरदार मैग्नेट बना है, मुझे जानना है। तो इसका मैग्नेटाइजेशन, इसका
मैग्नेटाइजेशन किस लेवल का हुआ है उसको जानने के लिए क्या फिगर है, मैग्नेटाइजेशन, इसको हम आई से शो कर रहे हैं। आई समथिंग लाइक इंडक्शन, यू कैन से इंडक्शन। ये इंडक्शन को क्या डिफाइन किया गया है, इट इज सिंपली इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बजा सोच के देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट किस में होता है, मैग्नेट में होता है। मैग्नेटिक मोमेंट किस में होता है, मैग्नेट में होता है। तो शुरू में ये मैग्नेट नहीं था, शुरू में ये मैग्नेट नहीं था, तो इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं था। मेरे यूं करने से अगर ये मैग्नेट बना है तो इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट आ गया है। तो मैग्नेटिक मोमेंट पहले से नहीं था, क्या मेरे यूं करने से प्रकट हुआ है? तो जो चीज प्रकट होती है हम उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड। तो ध्यान दीजिए, पहले ये मैग्नेट नहीं था, मेरे यूं करने से क्या बन गया, मैग्नेट बन गया, इसके अंदर इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। तो इसके अंदर इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना आया है उसको क्या डिफाइन किया है, आई। और आप जानते हैं एम को फर्दर क्या लिखते हैं, स्मॉल एम इंटू लेंथ। तो लेंथ से वॉल्यूम कट जाएगा तो बचेगा। तो आई की दो डेफिनेशन है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और यू कैन से इंड्यूस्ड पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। दोनों एम का ही, दोनों आई का फॉर्मूला हो जाएगा। और आप देख लीजिए इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर। नोटिस करिए एच की यूनिट भी क्या थी, एम्पियर पर मीटर, और इसकी यूनिट भी क्या रहेगी, एम्पियर पर मीटर रहने वाली है। तो मतलब यूं समझिए यार कि इसको मैग्नेट बनाने के लिए जब मैं यूं कर रहा था तो अप्लाइड तो क्या है, एच, और जो डेवलपमेंट हुआ है वो क्या है, आई है। एच किसको शो कर रहा है, अप्लाइड को, और जो डेवलपमेंट इसमें हुआ है वो किसको शो कर रहा है, आई को। एच इज अप्लाइड, आई इज द डेवलपमेंट। एक फिगर होता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। नोटिस करें दुनिया के हर मटेरियल के अंदर मैग्नेट बनने की योग्यता नहीं होती है। जी हाँ, दुनिया में कुछ ही मटेरियल हैं गिनती के जिनके अंदर मैग्नेटिक बनने की योग्यता है। तो किसी भी मटेरियल में मैग्नेट बनने की योग्यता कितनी कम या कितनी ज्यादा है उस बात को न्यूमेरिकली दिखाने वाले फिगर कौन है, काई। इस काई को मैं बोलने वाला हूं क्या, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ये सीधे सीधे क्या है, ये मैग्नेट बनने की क्षमता, मैग्नेट बनने की टेंडेंसी को दिखाने वाला फिगर है। अगर किसी मटेरियल का काई ज्यादा है यानी उसके अंदर मैग्नेट बनने की योग्यता ज्यादा है, किसी मटेरियल का काई कम है उसके अंदर मैग्नेट बनने की योग्यता कम है। तो इसका मतलब क्या रहा, अगर काई ज्यादा होगा तो आपके अंदर मैग्नेट बनने की योग्यता ज्यादा है, और मैग्नेट बनने की योग्यता ज्यादा है इसका मतलब क्या हो गया, जब मैं यूं करूंगा क्या आप अच्छा मैग्नेट बन के दिखाएंगे, यस। तो काई सिंपली मैग्नेट बनने की योग्यता। तो काई का फॉर्मूला बेटे आई बाई एच, आई बाई एच, आई और एच दोनों का यूनिट तो क्या था, एम्पियर पर मीटर। तो काई क्या रहेगा, यूनिटलेस। जी हाँ, काई का फॉर्मूला आई बाई एच है और काई क्या रहेगा, यूनिटलेस रहेगा। मुझे बताइए अगर मुझे मैग्नेट बनाना तो मैं कौन सा मटेरियल लूं, कम काई वाला या ज्यादा काई वाला, ज्यादा काई वाला। मैं जितने ज्यादा काई वाला मटेरियल लूंगा उसके अंदर मैग्नेटिज्म, उसके अंदर डेवलपमेंट उतना बढ़िया होने वाला है। और मेरा फॉर्मूला मेरी बात का सपोर्ट कर रहा है, काई बराबर आई बाई एच। तो यहां से आई बराबर क्या हो गया, काई एच हो गया। साफ साफ पता लग रहा है एच क्या है, अप्लाइड, एच क्या है, अप्लाइड, और आई, एच क्या है, अप्लाइड, और आई क्या है, डेवलपमेंट। तो बताइए डेवलपमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, अप्लाइड पे तो डिपेंड कर ही कर रहा है, क्या काई पे भी डिपेंड कर रहा है, यस। काई यानी कि मैग्नेट की टेंडेंसी, मैग्नेट बनने की योग्यता पे डिपेंड कर रहा है। तो जो डेवलपमेंट होगा दो बातों पे डिपेंड करेगा, अप्लाइड फील्ड पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उस मटेरियल के मैग्नेट बनने की योग्यता पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर है सब लोगों को? तो आई बराबर काई एच, ये हो जाएगा। एक आप देखते हैं पूरे फॉर्मूला में आप जगह जगह मेरे साथ म्यू पढ़ रहे थे, म्यू, म्यू क्या था, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यू नो, वैक्यूम का म्यू नोट वगैरह। तो म्यू का मीनिंग हमें याद होना चाहिए। म्यू का मीनिंग क्या है, म्यू बेसिकली किस बात को शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों को गुजारने की एबिलिटी। जी हाँ, अलग अलग मीडियम का म्यू अलग अलग होता है बच्चों। जिस मीडियम का म्यू ज्यादा होगा वो लाइनों को ज्यादा गुजारेगा, जिस मीडियम का म्यू कम होगा वो लाइनों को कम गुजारेगा। कहने का मतलब क्या रहा, ये म्यू किस बात को शो करता है, दैट इज परमेबिलिटी। परमेबिलिटी इज लाइक परमिशन, यस, परमेबिलिटी लाइक परमिशन टू अलाउ द लाइन ऑफ फोर्स। जिसका म्यू ज्यादा है वो ज्यादा लाइनों को गुजारेगा, जिसका म्यू कम है वो कम लाइनों को गुजारेगा। तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, देखो मैंने क्या लिखा है, इट इज एबिलिटी टू पास द फील्ड लाइंस, यस, इट इज एबिलिटी टू पास द फील्ड लाइंस। और नोटिस करिए फॉर्मूला म्यू आर बराबर 1 प्लस काई, म्यू बराबर क्या होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो बच्चों ये जो प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन में, बहुत बढ़िया, प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। आइए, तो मैं कह रहा था कि प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन के अंदर प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन में चार फिगर आपके लिए बड़े काम के हैं। फिर सुनिए, ये कोई साधारण मटेरियल है, आपने कहा भाई तू इसको रोड मैग्नेट बना देगा क्या, मैं बोलूंगा बना दूंगा। बोले क्या करना है, मैं यूं यूं करूंगा। तो नोटिस करिए जो अप्लाइड है वो कौन हो गया, एच, इसमें जो डेवलपमेंट होगा वो कौन हो गया, आई, इसके अंदर मैग्नेट बनने की योग्यता को दिखाने वाला कौन है, काई, और आई और काई और एच में क्या रिलेशन है, आई बराबर काई एच, ये रिलेशन हो जाएगा। इसके अलावा मैग्नेट के अंदर म्यू नाम का एक किसी मीडियम में म्यू नाम का फिगर होता है, म्यू नाम का जो फिगर होता है उस म्यू नाम के फिगर के बारे में बात करें, दैट इज परमिशन टू अलाउ द लाइन ऑफ फोर्स। जिसका काई ज्यादा उसका म्यू ज्यादा। तो फॉर्मूला याद करिए, म्यू आर बराबर 1 प्लस काई, और म्यू आर मिल जाएगा तो उसको म्यू नोट से गुणा करके क्या मिल जाएगा, म्यू मिल जाएगा। ये जो चिन्ह चिन्ह फॉर्मूला है इनके ऊपर सवाल होते हैं,
इनके ऊपर सवाल होते हैं, नीट में सवाल आए हुए इनके ऊपर। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये अपने नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बॉस, नोट करें, ये अपने नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या बोला हुआ है, सस्टेनेबिलिटी कितनी है 599, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये लगा दिया है, क्या बोल रहे हैं, परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल पूछ रहे हैं, सबसे पहली बात म्यू आर क्या होता है 1 प्लस काई, 1 प्लस 599, क्या एकदम चकाचक 600 आ गया, ये बिल्कुल 600 आ जाएगा। आपने पूछा है परमेबिलिटी, यानी क्या पूछा है, म्यू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, दैट इज 4 पाई 10⁻⁷ इंटू ये क्या हो गया 600 हो गया, 600 हो गया तो कितना हो गया 24 पाई 10⁻⁵, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा। तो आप नोटिस करें 24 पाई इंटू 10⁻⁵, आई थिंक इसको ऐसा लिखें क्या 2.4 पाई इंटू 10⁻⁴। तो जरा देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा, चेक करें। ये सवाल देखो, ये सवाल मैंने नहीं बनाया है, नीट में आया सवाल है, नीट में आया सवाल है। सिंपल फॉर्मूला, काई दे दिया तो अपन ने म्यू आर बनाया और म्यू आर को म्यू नॉट से गुणा किया तो क्या मिल जाएगा, परमेबिलिटी मिल जाएगा, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम पूछ रहा था, ये आंसर हो जाएगा। शाबाश, चेक करें। अब क्योंकि आप ये सब समझते हैं कि हाँ ठीक है मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, इसी मैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस के आधार पर हम दुनिया में जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल है उनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरी में बांटते हैं, यस, एक होता है फेरोमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायामैग्नेटिक। जी हाँ, दुनिया में मैग्नेटिक मटेरियल 3 प्रकार के हैं, फेरो, पैरा, डाया। इनके बारे में हम लोग कंपेरिजन करने जा रहे हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इनकी तुलना के बारे में जो भी सवाल होते हैं अपने एग्जाम में बहुत 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 ज्यादा आते हैं। अभी रिसेंटली 2024 में भी एक कॉलम मैचिंग क्वेश्चन था, जी हाँ, एक कॉलम मैचिंग क्वेश्चन था जिसके अंदर सभी की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, सारे मटेरियल के काई के बारे में पूछा गया था, ठीक है, वो भी आपको दिख जाएगा, 2024 में था, ठीक है। आइए इनके बारे में सीखते हैं। अगर मैं तुलना खेल रहा हूं तो आइए कुछ बातें करते हैं, मोटी मोटी बातें पकड़ते हैं। प्रॉपर्टी, मटेरियल 3 प्रकार के हो गए बेटे, फेरो, पैरा और डाया। अगर आप मोटा मोटा बात करना चाहते हो यूं समझिए ये, यस, मैग्नेटाइजेशन, फेरो में बहुत तगड़ा मैग्नेटाइजेशन होता है, अप्लाइड की डायरेक्शन में होता है। पैरा में वीक अलोंग द अप्लाइड होता है, डाया में भी वीक और अपोजिट टू अप्लाइड होता है। तो मोटा मोटा क्या याद रखिए, यस, अगर ये फेरो की रोड है तो इसमें अप्लाइड की तुलना में बहुत ज्यादा इंडक्शन होता है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है और अप्लाइड की डायरेक्शन में होता है। फेरो पैरा में वीक इंडक्शन होता है, पैरा में अप्लाइड की डायरेक्शन में होता है, और डाया में इंडक्शन जो होता है ना वो अप्लाइड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो बेसिक याद कर लीजिए आप लोग, बेसिक क्या रहा, यस, फेरो में वेरी स्ट्रॉन्ग इंडक्शन अलोंग अप्लाइड, पैरा में वीक इंडक्शन बट अलोंग अप्लाइड, डाया में वीक इंडक्शन और अपोजिट टू अप्लाइड। इतनी सी बात आपको याद होनी चाहिए। अब आइए देखिए, अगर मैं आई और एच में रिलेशन बात करूं, ये देखिए इसमें क्या होगा, आई मोर देन एच, आई मोर देन एच नहीं लिख रहा हूं, आई मोर देन एच क्यों लिखा, क्योंकि इंडक्शन अप्लाइड से ज्यादा कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और अलोंग द एच तो रहेगा। इसमें आई लेस देन एच, अलोंग एच रहेगा, इसमें आई लेस देन और अपोजिट टू एच रहेगा। क्लियर है, वेरी गुड। अब आइए, क्या आप पढ़ रहे थे मेरे साथ, काई बराबर आई बाई एच पढ़ रहे थे ना, तो जरा सोचिए, अगर मैं यहां से काई निकालूंगा आई बाई एच करूंगा तो क्या काई मोर देन वन, काई मोर देन वन भी है और पॉजिटिव भी है, और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव क्यों पता लगा, क्योंकि आई और एच एक ही दिशा में है तो उनका रेशियो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो काई मोर देन वन है और एक ही दिशा में पॉजिटिव भी है। काई लेस देन वन है और पॉजिटिव भी आएगा, क्योंकि आई और एच एक ही दिशा में है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं रेंज लिखना चाहूंगा तो रेंज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव और 1 से कम है, क्या 0 और 1 के बीच में रहेगा, यस। आइए, इसका काई, इसका आई जो था वो एच से उल्टा था, तो आई और एच का रेशियो नेगेटिव आएगा, यानी क्या रहा, जितने भी डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं उनका काई कैसा होता है बच्चा, लेस देन वन तो होता है लेकिन नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है, और लेस देन वन होता है, तो रेंज क्या हो जाएगी, क्या -1 और 0 के बीच में हो जाएगा, यस, बिल्कुल हो जाएगा। जो 2024 का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा जो 2024 का सवाल है वो इसी कॉलम के बारे में मिल जाएगा आपको। 2024 का सवाल है बॉस, उठा के देख लो पेपर, 2024 का सवाल इसी कॉलम के बारे में है। 2024 नीट, इसी कॉलम के बारे में पूछा हुआ है, कॉलम मैचिंग सवाल बना रखा है, संभाल लेना उसको, ठीक है। आइए, तो ये काई की रेंजेस हो गई। म्यू आर क्या पढ़ा था आप लोगों ने, 1 प्लस काई, म्यू आर क्या पढ़ा था, 1 प्लस काई, 1 प्लस काई पढ़ा था, इसका मतलब क्या हो गया, यस। अगर मैं काई की रेंज में एक एक जोड़ दूंगा तो क्या म्यू आर की रेंज बन जाएगी, इसमें एक बढ़ा दो तो म्यू आर मोर देन 2, दोनों तरफ एक बढ़ा दो, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, म्यू आर की वैल्यू 1 और 2 के बीच में। यहाँ पर एक एक बढ़ा दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या रहा, यस, फेरो का म्यू आर बहुत बहुत ज्यादा होता है, 150, 200, 500 होता है। पैरा का म्यू आर 1 और 2 के बीच में होता है, और डाया का म्यू आर 0 और 1 के बीच में होता है, डाया का म्यू आर 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है, ये भी हो जाएगा।
आई और एच का ग्राफ, अगर आई और एच के ग्राफ की बात करूं तो नोटिस करें फेरो में आई और एच का ग्राफ जो है वो इस तरह से चलता है, इसमें आई और एच का ग्राफ जो है वो इस तरह से चलेगा, लीनियर और हल्का हल्का। इसमें आई और एच का ग्राफ जो होता है वो बच्चा नीचे की तरफ चलता है, नीचे की तरफ मतलब कैसे, ये देखिए इस तरफ चलता है। और जिन्होंने मेरी बात सुनी शायद वो जानते हैं ऐसा क्यों होगा, कारण समझिए, कारण समझिए। इसमें एच बढ़ाने पे आई आ रहा है, एच पॉजिटिव तो आई भी पॉजिटिव और हल्का हल्का की तगड़ा तगड़ा, यस एच पॉजिटिव तो आई भी पॉजिटिव और तगड़ा तगड़ा, एच पॉजिटिव तो आई पॉजिटिव और हल्का हल्का, एच पॉजिटिव तो आई नेगेटिव, अभी हमने बोला था ना उल्टा इंडक्शन होता है, एच पॉजिटिव तो आई नेगेटिव और तगड़ा की हल्का हल्का, हल्का हल्का। तो ध्यान दीजिए इन दोनों में हल्का हल्का, इसमें तगड़ा, इसमें भी आई पॉजिटिव, इसमें भी आई पॉजिटिव, उसमें आई पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि अभी मैंने आपसे बोला था कि डाया में इंडक्शन कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। अपने एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फेरो के लिए आई और एच का ग्राफ ऐसा होता है, पैरा के लिए ऐसा होता है, डाय के लिए ऐसा होता है। उल्टा सवाल बन सकता है, कभी हम इस तरह का ग्राफ छाप देंगे, बताइए बताइए कौन सा मटेरियल है, तो आपको ग्राफ देख के देखना पड़ेगा कि ये कौन सा मटेरियल है। अगर ये ग्राफ है तो कौन सा मटेरियल है, डाया, ये कौन सा मटेरियल है, पैरा, और ये कौन सा मटेरियल है, फेरो मटेरियल रहेगा। ये देखिए हमसे पूछा जाता है काई और टेम्परेचर में रिलेशन क्या है। जी हाँ, वेरियस मटेरियल का काई और टेम्परेचर में रिलेशन क्या है, वेरी गुड वेरी गुड, क्या रिलेशन है, गौर करें, नोटिस करें। फेरो के लिए जो नियम है उसको बोलते हैं क्यूरी-विज लॉ, और इस नियम को दिया हुआ है, ये नियम हमें दिया हुआ है, दैट इज सिंपली दैट इज एक्स काई प्रोपोर्शनल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी, ये नियम दिया हुआ है। जी हाँ, क्यूरी-विज लॉ जो है केवल किसके बारे में, केवल और केवल फेरो के बारे में, केवल किसके बारे में है, केवल केवल फेरो के बारे में। बेटा किसके बारे में रहेगा, फेरो के बारे में। केवल ये फेरो के बारे में, और फेरो के बारे में क्या नियम हो गया, यस ये रहा, आप देख रहे हैं इसमें टीसी जो है ना इसको बोला है क्यूरी टेम्परेचर, और क्यूरी टेम्परेचर को बुक्स में क्या लिखा हुआ है कि क्यूरी टेम्परेचर के बाद फेरो बिहेव्स लाइक पेरा, आफ्टर क्यूरी, यस देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर फेरो बिहेव्स लाइक पेरा, फेरो बिकम्स पेरा। ये भी अपने नीट में आवा क्वेश्चन है, ये भी अपने नीट में आवा क्वेश्चन है कि क्यूरी टेम्परेचर के बाद कौन सा मटेरियल क्या बन जाता है। ध्यान दीजिए क्यूरी के बाद फेरो बिकम्स पेरा, ऐसा हमें पता लग रहा है, ठीक है। क्यूरी लो, पेरा के लिए सिंपली क्यूरी लो है, चेक द डिफरेंस। फेरो के लिए क्यूरी लो नहीं है, फेरो के लिए क्यूरी विज लो, और पेरा के लिए क्या है, क्यूरी लो है। क्यूरी लो बड़ा सिंपल है, काई प्रोपोर्शनल टू 1/t, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, काई 1/काई 2 बराबर T2/T1, काई 1/काई 2 बराबर T2/T1। तो मैं 4 में से 3 डेटा पकड़ा दूंगा, चौथा पूछूंगा। लोग यहां भी गलती करते हैं, और गलती क्या करते हैं, हम आपको टेम्परेचर देंगे डिग्री सेल्सियस में, आपको काम किस में करना है बाबू, समझो इशारे, मंजिल पुकारे, यस आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया जाएगा, आप फंसना मत, आप काम किस में करना, केल्विन में। ये सारे टेम्परेचर किस में है, केल्विन में। मैं 27 डिग्री सेल्सियस बोलता रहूंगा, तुम 300 केल्विन पे अड़े रहना। मैं 27 बोलता रहूंगा, तुम 300 पे अड़ा रहना। मैं 127 बोलता रहूंगा, तुम 400 पे अड़े रहना। ध्यान रखना, ध्यान रखोगे, ध्यान रखोगे, वेरी गुड, ध्यान रखें। तो ध्यान रखें, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल रहेगा। ये जो डाया है इसका काई तो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता, तो इसका मतलब काई प्रोपोर्शनल टू क्या T⁻0 लिख दें, यस डाया का काई टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। अगर ग्राफ की बात करें तो जो बुक्स में ग्राफ बने हो आपको याद ही करने चाहिए। ये इसका ग्राफ है, ये केवल फेरो का ग्राफ है। पेरा का ग्राफ काई और टी में ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, ये ग्राफ बनेगा। और इसका तो भाई साहब टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता, तो गौर करें इसका ये वाला ग्राफ बनेगा जो कि गलत है, इसका ये ग्राफ जो है वो सही है। क्यों सही है शायद आप समझ गए हैं, बोलिए क्यों समझ गए हैं, बोलिए यस। इसका ग्राफ तो ये बन जाएगा, काई टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करा तो काई कांस्टेंट तो रहेगा, लेकिन बॉस इसका काई नेगेटिव भी है ना, तो अगर पॉजिटिव में ग्राफ बनाते तो वो गलत है, नेगेटिव में ग्राफ बनाएंगे तो वो सही है। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा, काई कांस्टेंट है, ये वाला ग्राफ गलत है, नेगेटिव भी तो है बॉस, तो नेगेटिव है, नेगेटिव भी है और कांस्टेंट भी है, इसलिए ये वाला ग्राफ सही रहेगा। सुन लिया सब लोगों ने, ये वाला ग्राफ गलत है, ये वाला ग्राफ सही है। क्लियर है सब लोगों को, वेरी गुड। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है, ये वाला, ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है, ये वाला नोटिस करते जाएं, यस सीखते जाएं। ध्यान दीजिए, पहला ग्राफ गलत है, नीचे वाला ग्राफ सही रहेगा। वेरी गुड अंकुर, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। आइए स्टेट की बात करें, फेरो मटेरियल केवल और केवल कौन सा है, सॉलिड है। दुनिया में जितने मटेरियल फेरो कैटेगरी के वो केवल केवल सॉलिड है, वो लिक्विड या गैस में नहीं है। जबकि पैरा मटेरियल तीनों स्टेट में है, और डाया मटेरियल भी तीनों स्टेट में अवेलेबल है। अगर हम बिहेवियर की बात करें, बिहेवियर में सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, यस आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, फेरो पैरा डाया। आई थिंक सर सोचिए, बिहेवियर मतलब अगर मैंने इनको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया तो मैं जानना चाह रहा हूं कि कौन सा मटेरियल वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग की फील्ड की तरफ जाएगा, या कौन सा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगा। मुझे लगता है आपको ये समझ में आना चाहिए, फेरो पैरा शायद मैग्नेटिज्म को लाइक कर रहे हैं, और डाया डाया मैग्नेटिज्म को क्या कर रहा है, डिसलाइक कर रहा है। क्या ध्यान रहेगा,
फेरो पेरा इतना पढ़ने का लगता होगा ना। फेरो पेरा में अप्लाइड फील्ड की तरफ इंडक्शन हो रहा था और डाया में अप्लाइड फील्ड से उल्टे में इंडक्शन हो रहा था। तो दिमाग में इंप्रेशन रखिए, फेरो पेरा मैग्नेटिज्म को लाइक कर रहे हैं और डाया क्या कर रहा है, डिसलाइक कर रहा है। एक बात तो इस तरह से ध्यान रख लें कि फेरो पेरा लाइक कर रहे हैं और फिर दोनों में भी डिफरेंस है। पेरा तो केवल लाइक कर रहा है, फेरो क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है कि तगड़ा लाइक कर रहा है। फेरो तगड़ा लाइक कर रहा है। अभी तगड़ा क्या होता है अभी आप नहीं समझ पाएंगे, अभी आप छोटे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला तो याद कर लीजिए, एक तो होता है लाइक, एक होता है तगड़ा लाइक। तो तगड़ा लाइक आप रट लीजिए, तगड़ा लाइक वास्तव में क्या होता है अभी आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अभी आप छोटे हैं, ठीक है। तो एक होता है तगड़ा लाइक, ठीक है, ओके। कुछ लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड, गौर करें। तो यूं याद रखिए, फेरो क्या करेगा, तगड़ा लाइक, पेरा क्या करेगा, लाइक, और डाया क्या करेगा, डिसलाइक। तो डाया के लिए क्या याद करना है, डिसलाइक। यूं याद करो, डी फॉर डाया, डी फॉर डीजे और डी फॉर डिसलाइक। अब याद हो जाएगा, डी फॉर डाया, डी फॉर डीजे और डी फॉर डिसलाइक। इस तरह से याद कर लीजिए। तो डी फॉर डीजे, डी फॉर डिसलाइक, डी फॉर डाया। डाया क्या करेगा, डिसलाइक करेगा। पेरा क्या करेगा, लाइक करेगा। और फेरो क्या करेगा, लाइक की तगड़ा लाइक, तगड़ा लाइक करेगा। तो फिर अकॉर्डिंगली बिहेव हो जाना चाहिए। जरा सोचिए, जिसको अपन लाइक करते हैं क्या उसके पीछे पीछे जाते हैं ना, यस। जिसको अपन लाइक करते हैं उसके पीछे पीछे जाते हैं, और जिसको अपन डिसलाइक करते हैं उसके पीछे जाते हैं कि भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। वही यहाँ पे होगा, आ जाइए जरा देखिए। फेरो क्या करेगा, तगड़ा लाइक करेगा। तो वो क्या करेगा, क्या वो वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाएगा, यस। वो तो फील्ड को तगड़ा लाइक करता है, तो वीक फील्ड से वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ भागने की कोशिश करेगा। उसको फील्ड पसंद है, पसंद है कि बहुत तगड़ा पसंद है, बहुत तगड़ा पसंद है, तो वो वीक फील्ड से कहां भागने की कोशिश करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ भागने की कोशिश करेगा। और कैसे, स्लोली की रैपिडली, रैपिडली, क्योंकि मामला किसका है, लाइक का नहीं है, मामला है तगड़ा लाइक का। और तगड़ा लाइक क्या होता है अभी आप नहीं समझ पाएंगे, रट लो भी, ठीक है। एक होता है तगड़ा लाइक, जीवन में कभी पता लग जाएगा आपको। अभी फिलहाल क्या याद करें, यस, ध्यान दें, यस। ये कहां से कहां जाएगा, वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड जाएगा रैपिडली, क्योंकि मामला तगड़ा लाइक का है। बच्चे पेरा भी तो लाइक तो करता है, तो लाइक तो करता है, ये भी कहां जाएगा, वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड जाएगा। और कैसे जाएगा, तेजी से कि स्लोली, स्लोली, क्योंकि मामला क्या है, लाइक का है। और डाया, डी फोर डाया, डी फोर डिसलाइक, तो ये क्या करेगा, फील्ड से दूर भागेगा। तो ये क्या करेगा, क्या फील्ड से दूर भागेगा तो क्या स्ट्रॉन्ग से वीक जाएगा, यस। ये जाएगा भाई साहब स्ट्रॉन्ग से वीक और स्लोली जाएगा। पता लग गया सब लोगों को। तो ये था कंपेरिजन के बारे में। अब क्योंकि आप ये सारा कंपेरिजन समझ में आ गया है, तो आइए इसको यूज करते हैं, नोटिस करते हैं। बच्चों आप जानते होंगे, आपने सुना भी होगा कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इतना कुछ पढ़ने के बाद मुझे बताइए, 3 मटेरियल हो गए, फेरो, पेरा, डाया। इनका हमने तुलना तुलना करके अध्ययन कर लिया। आपने सुना होगा मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल मोस्ट सुटेबल रहेगा, फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही क्या होगा, वो ही अच्छा मैग्नेट बन के बताएगा। आप जानते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है अच्छा मैग्नेट बन के बताएगा, ऐसा आप जानते हैं, जानते हैं ना आप लोग। तो किसी भी फेरो के लिए, जी हाँ, किसी भी फेरो के लिए, फेरो के लिए हम क्या बनाते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटे, हिस्टेरेसिस कर्व बनाते हैं। जो हिस्टेरेसिस कर्व बनाते हैं वो क्या है, उसमें हमें कुछ जानकारी पता लगती है। ये देखिए आप, मान लीजिए हो गया आई, ये हो गया एच, जी हाँ। फेरो के लिए हिस्टेरेसिस कर्व बनाया जाता है बेटे। वो हिस्टेरेसिस कर्व कैसा होता है कि मैं जरा थोड़ा समझा देता हूं आपको, सुनिए। ये होता है हिस्टेरेसिस कर्व, जो कि केवल किसके लिए बनाया जाता है, केवल फेरो के लिए बनाया जाता है। नोटिस करिए, जो एच अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसमें डेवलपमेंट हो जाएगा। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, फेरो का मटेरियल लिया। साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा, फेरो का मटेरियल लिया, तो क्या किया, एच बढ़ाने पे, ये देखिए एच बढ़ाने पे मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा है। ज्यादा एच ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, ज्यादा एच ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, इसको बोल दिया सेचुरेशन। यहाँ पे क्या हो गया, फुल मैग्नेटाइजेशन, इसको क्या बोल दिया, सेचुरेशन बोल दिया। सेचुरेशन यानी फुल मैग्नेटाइजेशन हो गया। जब मैं इसको डीमैग्नेटाइज करने लगा तो मैंने एच कम किया, तो एच कम करते करते आई कम हो गया। एच को जीरो करने के बाद भी जो मैग्नेटाइजेशन बचा रह गया, यस, इसको हम बोल सकते हैं ये जो पोर्शन है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा जी, रिटेंटिविटी, यानी क्या हो गया, ये बचा हुआ मैग्नेटिज्म, ठीक है। इस तरह से पूरा कंप्लीट डिमैग्नेटाइजेशन करने के लिए, देखो ना, मैंने एच को जीरो किया तब भी आई बचा रह गया, तो मैंने उल्टा एच लगाया ताकि आपका कंप्लीट डिमैग्नेटाइजेशन हो जाए। तो कंप्लीट डिमैग्नेटाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। तो पूरा जो कंप्लीट डिमैग्नेटाइजेशन करने के लिए जो उल्टा एच लगाना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी, कोर्सिविटी, ठीक है। तो ये शब्द आपको ध्यान होने चाहिए। फिर सुनिए आराम से। ये आपका हिस्टेरेसिस कर्व हो गया जो केवल किसके लिए बनता है, फेरो के लिए। ये तो क्या हो गया, सेचुरेशन हो गया, यस। एच जीरो करने के बाद भी जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म होता है, एच जीरो करने के बाद भी जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म होता है उसको क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी बोलते हैं। कंप्लीट डिमैग्नेटाइज करने के लिए जो उल्टा एच लगाना पड़ता है, जो अपोजिट एच लगाना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी बोलते हैं। ध्यान रहेगा। तो यूं समझिए, ये है आपकी रिटेंटिविटी, ये है आपकी कोर्सिविटी। ये है बच्चा फॉरवर्ड रिटेंटिविटी, ये है रिवर्स रिटेंटिविटी, ये है फॉरवर्ड कोर्सिविटी, ये है रिवर्स कोर्सिविटी। सीधा सीधा याद रखो, आप अप्लाइड फील्ड जीरो करने के बाद भी आपकी रोड में थोड़ा सा मैग्नेटिज्म बचा रह जाएगा, उसको बोला जाएगा रिटेंटिविटी।
आपको अपनी रोड पूरी खाली करानी है, एकदम खाली रोड करनी है, एकदम खाली करनी है, तो उसके लिए आपको उल्टा एच लगाना पड़ेगा, उल्टा फील्ड लगाना पड़ेगा। तो उल्टा जो फील्ड लगाओगे उसको क्या बोलते हैं? कोर्सिविटी। ये फिगर हो जाएगा कोर्सिविटी। क्लियर है सब लोगों को? इसके ऊपर सवाल बनता है। कैसा सवाल बनता है ये देखिए आप, ये सवाल देखिए, ये किसी जमाने में नीट में आया हुआ सवाल है, नोटिस करें, किस जमाने में नीट में आया हुआ सवाल है। ये अभी का सवाल नहीं, पुराना सवाल। आइए, अगर मैं कह रहा हूं कि ये तेरा है, जरा पहचानो। उन्होंने जो पूछा मैं उससे ज्यादा पूछना चाहूंगा आपको, जरा देखिए, बताइए। इसमें आप नोटिस करिए, सबसे पहली बात तो आप देखिए रिटेंटिविटी कितनी हो रही है। क्या मुझे बताएंगे इसमें रिटेंटिविटी कितनी है? ग्राफ पढ़ना आ रहा है ना, अभी अभी पढ़ा है। बोलो रिटेंटिविटी कितनी है, बोलो बच्चा, रिटेंटिविटी कितनी है? क्या 2? बिल्कुल 2 यूनिट। रिटेंटिविटी कितनी हो रही है? 2 यूनिट, या 2 टेस्ला लिख देता हूं मैं। बोलो बेटे, रिटेंटिविटी कितनी है? बोलो। क्या बचा हुआ मैग्नीशियम, रेजिडुअल मैग्नीशियम या बचा हुआ मैग्नीशियम कितना है? 2 टेस्ला। ये हो जाएगा। कोर्सिविटी, ग्राफ देख के बताइए कोर्सिविटी कितनी है। ग्राफ देख के बताइए, ग्राफ बोलिए कहाँ पे पुला खाली हुए है? क्या यहाँ पे? और ये कितना हो रहा है? -100, यानी कोर्सिविटी क्या हो गई? 100 एम्पियर पर मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस, खूब अच्छे से सीखो। यस, ग्राफ रीड करना आना चाहिए। वेरी गुड अंकुर, बहुत बढ़िया। राकेश, बहुत बढ़िया। यस, बताइए। ये तो हो गया सेचुरेशन हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा? रिटेंटिविटी। यानी इस सवाल में मेरे मटेरियल की रिटेंटिविटी कितनी है? 2 टेस्ला। पूरा खाली करने के लिए मुझे उल्टा -100 लगाना पड़ रहा है, उल्टा -100 लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब 100 क्या हो गया तेरा? कोर्सिविटी हो गया। -100 इसलिए आया क्योंकि उल्टा लगाना पड़ रहा है, लेकिन तेरी कोर्सिविटी कितनी है? 100 एम्पियर पर मीटर है। अब सवाल पढ़िए आप लोग, सवाल पे आते हैं। सवाल ये क्या कह रहा है कि सोलेनॉइड है जिसमें ये हिसाब है, कह रहा है कि करंट दैट शुड बी पास्ड इन द सोलेनॉइड टू डीमैग्नेटाइज द फेरोमैग्नेट कंप्लीटली। ये कह रहा है कि हम इस रोड को कंप्लीट डीमैग्नेटाइज करना चाह रहे हैं। इस रोड को कंप्लीट डीमैग्नेटाइज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? मुझे 100 एम्पियर पर मीटर ये फील्ड लगाना पड़ेगा। और ये फील्ड मैं किससे बनवाना चाह रहा हूँ? सोलेनॉइड से। किससे बनाना चाह रहा हूँ? सोलेनॉइड से। तो पूछ रहे हैं कि सोलेनॉइड में कितना करंट चला है। क्या आपको ध्यान है? एक बार मैंने बी सोलेनॉइड आपको पढ़ाया था, सोलेनॉइड का बी मैंने आपको पढ़ाया था, कितना था? μ0 Ni पढ़ाया था। आज मुझे सोलेनॉइड से क्या बनाना है? एच बनाना है। एच, एच कितना होगा बेटे? एच ये क्या होगा? बी बाय μ0, तो ये कितना हो गया? Ni। ये हो जाएगा। अब आ जाओ, एच, एच कितना बनवाना है तेरे को? 100। एन, एन कितना हो गया तेरा? ये देख, 1000 इंटू सेंटीमीटर 10⁻², और ये हो गया तेरा आई। अब आराम से देख ले, आई का वैल्यू तेरा आ रहा है 10⁻³ एम्पियर। ये हो गया। क्या मैं इसको लिखूं? 1 मिली एम्पियर। अगर मैं तेरे सोलेनॉइड में 1 मिली एम्पियर करंट चलाऊंगा तो उस सोलेनॉइड से कितना एच बन जाएगा? उस सोलेनॉइड से एच बनेगा 100। उस सोलेनॉइड से एच बनेगा 100, और जो एच 100 बनेगा, वो 100 अगर मैं तेरे रोड पे, तेरे मैग्नेट पे लगा दूंगा तो तेरे मैग्नेट का क्या हो जाएगा? कंप्लीट डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। कंप्लीट डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। तो बताइए हमें कितना करंट चलाना पड़ेगा कि हमारी रोड क्या हो जाए? कंप्लीट डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो अपना आंसर है 1 मिली एम्पियर। चेक करें, क्या ये आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, ये सारी कहानी थी किसके बारे में? ये सारी कहानी थी मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल के बारे में। आज हमने 2 मुद्दों पर डिस्कस किया है, एक तो था बार मैग्नेट के बारे में और एक तो था फेरो पेरा डाया के बारे में। मैंने आपको सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। मैं फिर कहूंगा, आज के लेक्चर में आपने जो भी पढ़ा उसका एक क्वेश्चन आना 100% तय है। या तो बार मैग्नेट का सवाल आएगा या फेरो पेरा डाया का सवाल आएगा। अच्छे चीज़ों को सीखिए और प्रैक्टिस करिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।